समूह में से या फिर समग्र में से एक छोटे से हिस्से के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या सर सांख्यिकी का मतलब आपने बहुवचन में भी बता दिया, एक वचन में भी बता दिया, तो हमें कैसे समझ आएगा कि आंकड़ा जो प्रयोग हो रहा है वो बहुवचन में हो रहा है या नहीं? हम लोग कलेक्शन डेटा कैसे समझें, क्यों जो है ये महत्वपूर्ण होता है, इन चीजों पर आइए एक करके स्थिरता पूर्वक बात करेंगे। आंकड़ा हमेशा जो है ना संख्यात्मक तथ्य होता है। क्या होता है ये? संख्यात्मक तथ्य। सभी संख्यात्मक तथ्य आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन आंकड़ा जो है वो संख्यात्मक तथ्य होता है, ये बात तो प्रूव है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। कक्षा 11वीं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन ये आपका होने वाला है। वन शॉट के अंदर यहाँ पर हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सर चैप्टर का नाम क्या है? कक्षा 11वीं के लिए अर्थशास्त्र का ये वन शॉट है, तो देख लो आंकड़ों का संग्रह हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। सर प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ा किसे कहते हैं, इस तरह के सवाल आपको इस पूरे चैप्टर में मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर ना छूटने पाए और आगे जितनी आने वाले चैप्टर हैं सब बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहां पर देख लो, इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संग्रह या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या करवाओगे, कौन कौन से टॉपिक पर आप बात करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, यहां पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आंकड़ा या फिर डेटा कहते किसको हैं, ये आंकड़ा कितने तरह का होता है। जैसे मैंने कहा, प्राथमिक आंकड़ा यानी कि प्राइमरी डेटा और द्वितीयक आंकड़ा यानी कि सेकेंडरी डेटा। तो यहां पर दोनों चीजों पर बात करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा का स्रोत कौन सा है, द्वितीयक आंकड़ा का स्रोत कौन सा है। तो ये सब सारा चीज हम लोग यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद संख्या या फिर कह लीजिए जनगणना, है ना, या फिर हम लोग समग्र के तौर पर इसे कह सकते हैं, जिसे सेंसस कहा जाता है, तो इसकी भी चर्चा यहां पर होगी। साथ साथ में हम लोग यहां पर प्रतिदर्श की भी चर्चा करने वाले हैं। प्रतिदर्श का अर्थ होता है सैंपलिंग। तो प्रतिदर्श क्या होता है भाई? तो यहां पर समूह में से या फिर समग्र में से एक छोटे से हिस्से के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरा सेशन मजेदार है, शानदार है। यहां से जो है ना आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी हम आपको करवाने वाले हैं, तो पूरा सेशन आपके लिए दमदार होगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, सांख्यिकी जो है ना ये आपने दो अर्थों में बताया है। हमने जाना है सर पहले ही चैप्टर के अंदर कि सांख्यिकी जो है वो दो अर्थों में होता है। एक तो हमारा है सर एक वचन में। हमने क्या बात किया? सांख्यिकी को देख लो, सांख्यिकी जो हमारा होता है ना, एक तो होता है हमारा एक वचन में यानी कि सिंगुलर सेंस में। तो देखो एक वचन में सांख्यिकी का क्या मतलब है और बहुवचन में सांख्यिकी का क्या मतलब है, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक वचन में सांख्यिकी का मतलब है यहां पर सांख्यिकीय विज्ञान, यानी कि आप इसको कह सकते हैं सांख्यिकीय विज्ञान, यानी कि आप इसको कह लो स्टैटिस्टिकल साइंस, ठीक है, सांख्यिकीय विज्ञान। एक सब्जेक्ट के तौर पर इसे हम देख रहे हैं, जहां पर हम लोगों को अलग अलग स्टेजेस देखने को मिला था पहले ही चैप्टर के अंदर कि सर सांख्यिकी में हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रह करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि हमें उसे क्लासिफिकेशन करना होता है ना। हम लोग उसको तालिका और रेखा चित्र में दिखाते हैं, तो प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। फिर आगे हम लोग निर्वचन वगैरह की भी बात करते हैं, विश्लेषण की भी बात करते हैं। तो इस तरह के स्टेजेस आपको मिलते हैं कहां? सांख्यिकी विज्ञान के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं बहुवचन में सांख्यिकी। तो देखो बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब है आंकड़ा, और आज हम लोग इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं। इस आंकड़ा को हम लोग अंग्रेजी में तो कहते हैं डेटा, लेकिन एक और नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कई बार कहेंगे समंक। आपको ना परीक्षा में यही वाला वर्ड डाल करके सवाल पूछता है कि समंक कितने तरह के होते हैं, और आपको लगता है सर आंकड़ा नहीं पूछा था, समंक पूछा था, और आप छोड़ करके आ जाते हैं। भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। समंक ही होता है हमारा क्या? आंकड़ा, जिसे अंग्रेजी में डेटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने एक वचन में क्या कहा? सांख्यिकी का मतलब है सांख्यिकीय विज्ञान, यानी कि स्टैटिस्टिकल साइंस, ठीक है। क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिकल साइंस कहेंगे। ये दोनों चीजें तो पहले क्लियर हो गया कि सर सांख्यिकी आपने दो तरीके से बताया। एक आपने बताया एक वचन में, जिसका मतलब होता है सांख्यिकीय विज्ञान, और बहुवचन में होता है आंकड़ा या फिर समंक, जिसे हम कहते हैं डेटा। सर अब जो है ये बताइए कि एक वचन में हम लोग इसको कैसे जान सकते हैं परिभाषा के तौर पर। देखो यहां पर हमने एक चीजें आपके लिए डिटेल में कर दिया है, डिटेल में। सो यहां पर देखो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब सांख्यिकी विज्ञान या फिर सांख्यिकीय विधियों से है। ये ध्यान रखना,
कई बार ऑप्शन के तौर पर दे देता है कि एक वचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है, क्या सांख्यिकीय विज्ञान या सांख्यिकीय विधियां, तो दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। क्योंकि विधियों के तौर पर आप लोग क्या क्या पढ़ते हो सांख्यिकी में, ध्यान दो। यहां पर सबसे पहले आंकड़ों का संकलन करते हैं, जो कि पूरा चैप्टर ये आपका होने वाला है संकलन के ऊपर ही। उसके बाद हम लोग आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के तौर पर जान सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एक कंसेप्ट है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एक उदाहरण मात्र है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर देखो, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है सांख्यिकी में, तो ये सांख्यिकी विधियां हैं। उसके बाद आंकड़ों का क्या करना होता है, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा, और फिर हम लोग क्या करते हैं, निर्वचन, जिसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसको कैसे ध्यान में रखना है, इसका टिप्स भी आपको हम देंगे और वो ट्रिक भी देंगे जिसकी मदद से ये लंबे समय तक याद रख सकोगे। सो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब है सांख्यिकीय विज्ञान या सांख्यिकीय विधियों से। तो यहां पर सांख्यिकी विधियों का मतलब क्या है कि आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण या फिर वर्गीकरण करना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और आंकड़ों का निर्वचन करना। निर्वचन मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना, एक निष्कर्ष निकालना, ठीक है ना। तो आखिरी हमारा उद्देश्य सांख्यिकी में यही रहता है कि हम आंकड़ा को तो लें, लेकिन एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचे। समझ आ गया? चलो भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं बहुवचन की तरफ। देखो, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या मतलब होता है, तो कह रहे हैं बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब आंकड़ों के, देखो, अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना या फिर आंकड़ों से है। सीधा सीधा कहो ना कि बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब है आंकड़ा या फिर डेटा। क्लियर? अब देखो, कह रहे हैं दूसरे शब्दों में लोग किस तरीके से कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब आंकड़े या परिमाणात्मक सूचना, जिसको आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कह सकते हो। क्योंकि यहां पर देखो, डेटा दो तरह का होता है, एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। तो यहां पर परिमाणात्मक करने का मतलब है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक सूचना। सांख्यिकी में हमेशा संख्यात्मक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए हम लोग गुणात्मक तथ्यों को यहां पर साइड में रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर यह चीज समझ आ गया कि बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब है सूचना, किस तरह का, तो परिमाणात्मक सूचना या फिर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्लियर सी बात है? अब देखो क्या कह रहे हैं कि जिससे कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हम लोग आंकड़ा क्यों लेते हैं भाई? क्यों हमें संख्यात्मक तथ्यों से मतलब है? ताकि हम उसका क्या कर सकें, विश्लेषण करके एक अच्छे अर्थपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंच सकें, और जिससे कि हम अपना एक अनुमान लगा सकें उन आंकड़ों के जरिए कि अब हमें इसके आगे क्या देखने को मिलेगा या फिर क्या संभावित चीजें हो सकती है। ये सब कुछ आपको आंकड़ों की मदद से ही पता चलता है। क्लियर सी बात ना? देखो, अब यहां पर अगर हम कह दें क्या सर सांख्यिकी का मतलब आपने बहुवचन में भी बता दिया, एक वचन में भी बता दिया, तो हमें कैसे समझ आएगा कि आंकड़ा जो प्रयोग हो रहा है वो बहुवचन में हो रहा है या नहीं? देखो, सबसे पहली बात समझो, आंकड़े जो होते हैं ना, ये संख्यात्मक तथ्य होते हैं, यानी कि हमेशा संख्या में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और यहां पर ये संख्या जो है, एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा या तो औसत के तौर पर कहेगा या फिर आपको ये कहेगा कि ये कुल रूप में है ना। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है अनिल, दूसरे का नाम है विनोद। अब देखो, अनिल के पास मान लीजिए कि 1000 रुपया पैसा है, विनोद के पास 2000 रुपये है, या फिर मान लो 3000 रुपये है, ठीक है। अब यहां पर बताइए तुलना किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि दोनों की ये क्या बता रहे हैं, हम दोनों के पास जो पैसा है उसकी हम बात कर रहे हैं। दोनों के पास कितना पैसा है? देखो, अनिल के पास है 1000 रुपये और विनोद के पास है 3000 रुपये। तो यहां से तुलना तो किया जा रहा है कि अनिल के पास 2000 रुपये कम है और विनोद के पास 2000 रुपये ज्यादा है। इस तरह से तुलना हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है, आंकड़ा तो तुलना करने योग्य होना ही चाहिए, वो तो हो गया। लेकिन अब बात आती है कि सर हम यहां से जो ना क्या और चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरी बड़ी बात सजातीयता है। यहां पर देखोगे होमोजेनिटी दिखेगा। हमने यहां पर ऐसा नहीं कहा कि एक का हमने जो है यहां पर पैसे की बात कर रहे हैं और दूसरे का यहां पर मान लीजिए कि हम हाइट की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, ऐसा मैंने कहा नहीं। हमने सजातीयता लिया है, यानी कि ये पैसा है तो ये भी पैसा है। अगर हम इसके खर्च की बात करें कि अनिल जो है 1000 रुपये प्रति महीने जो है खर्च करता है, तो हम यहां पर कहेंगे कि विनोद 3000 रुपये प्रति महीना खर्चा करता है। यानी कि खर्च की बात करें तो दोनों का खर्च।
आमदनी की बात करें तो दोनों की आमदनी, हाइट की बात करेंगे तो दोनों का हाइट, वेट की बात करेंगे तो दोनों का वेट। ये होता है संख्यात्मक तथ्य, और ये हमेशा जो है ना बहुवचन में बात इसलिए किया जाता है क्योंकि एक अकेली संख्या को हम लोग कभी भी आंकड़ा नहीं कहते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलो, तो यहां से देखना हमेशा से ये क्या रहेगा, या तो औसत में या फिर कहेगा प्रति सप्ताह, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, ऐसा करके कुछ ना कुछ यहां पर टाइम मेंशन जरूर करेगा। सो कह रहे हैं क्या कि मेरा साप्ताहिक औसत जेब खर्च कितना है, 500 रुपया है। एक स्टूडेंट है मान लो, और उसका औसत जेब खर्च कितना है, 500 रुपया है। तो यहां पर औसत के तौर पर बात किया है, दैट मीन्स कि ये आंकड़ा होगा। लेकिन अगर हम कहते कि यहां पर जो है ना श्याम के पास कितना है, तो 500 रुपया है, क्या ये आंकड़ा है? तो बिल्कुल भी नहीं। इन तथ्यों पर और भी डिटेल में हम लोग बारीकी से बात करने वाले हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। तो यहां पर अब आते हैं हम लोग, सर आंकड़ा संग्रह कहने का मतलब क्या है, हम लोग कलेक्शन डेटा कैसे समझें, क्यों जो है ये महत्वपूर्ण होता है, इन चीजों पर आइए एक एक करके स्थिरता पूर्वक बात करेंगे। सबसे पहले मान लो कि हमें बहुत सारी समस्याएं तो मालूम है, अर्थशास्त्र में वैसे तो आर्थिक समस्याएं मालूम है, लेकिन अगर उन समस्याओं को बारीकी से आप पहचान करना चाहते हो, उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, तो आपको यहां पर आंकड़ों का संग्रह करना बहुत जरूरी हो जाता है। मान करके चल रहे हैं हम, ये एक गांव है और उस गांव के अंदर में 3 तरह के लोग रहते हैं, और ये 3 तरह के लोग हम आर्थिक आधार पर बात कर रहे हैं। एक वो व्यक्ति है जो कि मान लीजिए एक ग्रुप यहां पर मान लेते हैं, 3 ग्रुप में लोग हैं, ठीक है ना, ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप बी और इसी तरीके से ग्रुप सी, यानी कि 3 समूह हमने बना दिया, समूह ए, बी और सी। ये 3 समूह में अलग अलग तरीके से हमने लोगों को देखा है। एक वो व्यक्ति जो कि कह लो जिनके पास अच्छा खासा आमदनी होता है, अपनी लगभग हर एक जरूरतों को पूरा कर लेता है, अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा कर लेता है, उसे लगभग समस्याएं न के बराबर दिखती हैं। हालांकि आर्थिक समस्याएं हर एक व्यक्ति के पास विद्यमान रहती है, लेकिन यहां पर मान लीजिए कि इनके पास अच्छा खासा इनकम है। ये उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहो तो मान लीजिए कि ये कह रहे हैं हम कि ये मंथली जो है ना, यानी कि महीने का ये बहुत आसानी से 1 लाख रुपए अर्न कर लेता है। कितने? 1 लाख रुपए महीने के 1 लाख रुपए आसानी से कमा लेता है। लेकिन वहीं दूसरा समूह की अगर बात कर लें तो ये मान करके चलिए कि 5,000 रुपए कमा लेता है। कितना कमा लेता है? 5,000 रुपए। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं तीसरा एक ऐसा समूह है जिसमें देखेंगे आप तो गरीबी नाम की चीज आपको नजर आएगी, और ये मात्र जो है ना 1,000 रुपए कमा पाते हैं महीने के। एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको ये संग्रह के बारे में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश है। तो यहां पर देखिए हमने समूह को क्या करा है, ए बी सी डी के तौर पर बांट दिया है। अब कह रहे हैं क्या कि इस पूरे गांव में 3 समूह के लोग हैं, एक जो आसानी से महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, दूसरा वो समूह जो कि महीने के 5,000 रुपए लगभग कमा लेते हैं, और तीसरा एक ऐसा समूह जो महीने के मात्र 1,000 रुपए कमा पाते हैं। अब समस्या यह है कि यहां पर 3 अलग अलग समूह के लोग हैं, और आपको पता चल गया है कि यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। अब इन लोगों के पहचान के लिए आपको जरूरी है कि आप जो है ना आंकड़ा संग्रह करें। कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आमदनी 1,000 रुपए है महीने का। तो आपको इनके पहचान के लिए जरूरी होगा कि इनकी संख्या में आप जानें, तभी जाकर के इनका समाधान हो पाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? मान करके चलिए कि इस पूरे गांव में है ना 500 लोग रहते हैं, और उन 500 लोगों में से है ना हम बांट देते हैं यहां पर 3 अलग अलग ग्रुप। ग्रुप ए के अंदर हमने कह दिया क्या, 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति हैं, और टोटल गांव में 500 लोग हैं, और 500 लोगों में से अगर हम आपको ये कह दें कि चलिए भाई यहां पर हम मान लेते हैं कि 200 लोग आ गए, 200 लोग हैं ऐसे। अब क्या है आगे देखिएगा, ग्रुप बी के अंदर में जब जा रहे हैं तो ऐसा पता चल रहा है कि यहां पर जो है ना 250 लोग हैं। बताइए ग्रुप बी के अंदर में कितने लोग हैं? 250 लोग हैं। और ग्रुप सी के अंदर आपको मालूम चल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि यहां पर केवल 50 लोग हैं। टोटल तो 500 हो गया, टोटल 500 हो गया। अब सरकार को मान लो, अब सरकार के साथ जोड़ करके आपको डिटेल में करते हैं। अब मान लो कि ये हमें आंकड़ा पता चल गया
अब हमें बताइए कि विशेष तौर पर जब कोई सरकार योजना तैयार करेगी इन लोगों के लिए, तो विशेष तौर पर सरकार तो यहां तीनों को ध्यान रखेगी ही, लेकिन जो योजना का लाभ देना होगा असल में सरकार को, वो किन लोगों को देख करके सरकार योजना लाएगी या कितने खर्च करने इसका अनुमान कैसे करेगी, तो यहां पर सरकार सबसे पहले टारगेट करेगी इन लोगों को, यानी कि ग्रुप सी वालों को, जिनकी आमदनी बहुत कम है और ऐसे लोगों की संख्या 50 है। तो 50 लोगों के हिसाब से सरकार अपना पूरा अनुमानित खर्चा तैयार कर लेगी, जो कि हम लोग बजट के अंदर में देखते हैं, और सरकार फिर उसी बजट के अनुसार पूरे पैसे को खर्च करती है। अब समझ आ गया होगा सर आंकड़ा संग्रह क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर आपने देखा एक गांव के अंदर में 500 लोग हैं, हमने 3 समूह में बांट दिया, तो यहां से पता चल रहा है कि स्पेशल देखा जाए, खास करके देखा जाए तो किन लोगों के लिए ये जो है ना योजना जरूरी है, किन लोगों के लिए कार्यक्रम जरूरी है, या फिर विशेष तरह की उनके लिए नीतियां जरूरी हैं। तो यहां से ही क्लियर हो पाता है जब आप आंकड़े को संग्रह करते हैं या फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो ये रहा बेसिकली आंकड़ा का संग्रह करना, ठीक है ना। अब डिटेल में आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। यहां बात आता है अब कि सर आंकड़ा तो आपने बता दिया और संग्रह कर भी दिया आपने अभी बेसिकली देखें तो, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आंकड़ा कितने तरह का होता है और आंकड़ा हम किसको कहेंगे। तो हमने कहा आंकड़ा हमेशा जो है ना संख्यात्मक तथ्य होता है। क्या होता है ये? संख्यात्मक तथ्य, जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हर एक संख्या जो है यहां पर ध्यान रखना कि कभी भी वो जो है कभी भी आंकड़ा नहीं होगा, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। सभी संख्यात्मक तथ्य आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन आंकड़ा जो है वो संख्यात्मक तथ्य होता है, ये बात तो प्रूव है, ठीक है। तो आंकड़ा क्या होता है? संख्यात्मक तथ्य, लेकिन हर एक संख्यात्मक तथ्य आंकड़ा नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर हमने बता दिया ये आपको। तो अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा रुकना। तथ्य, अब आगे देखो, ये जो आंकड़ा है ये 2 तरीके का होता है, ठीक है। ये जो आंकड़ा है ये 2 तरीके का होता है, तो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। मान लीजिए इधर से हमने कर दिया, ठीक है, इधर से हम कर दे रहे हैं। एक तो हमारा क्या होगा? गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक आंकड़ा होगा। लेकिन ये गुणात्मक सूचना के तौर पर आप इसको कहिए, ठीक है, गुणात्मक सूचना यानी कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे सर मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त 5 किलो अच्छा है, कहोगे? मेरा दोस्त 50 किलो अच्छा है, कहोगे? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर देखो वही है गुणात्मक सूचना, लेकिन एक हम लोग कह रहे हैं मात्रात्मक सूचना। क्या कह रहे हैं? मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक भी आप कह सकते हैं। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, ठीक है। देखिए अब यहां पर ये क्या हो गया सर? तो यहां पर ये हमेशा रहेगा संख्या के रूप में, आप इसे मात्रात्मक रूप में कहोगे। जैसे आपको आगे क्लियर करेंगे भी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से। यहां पर थोड़ा सा रुकना। परिमाणात्मक, तो हमने क्या कहा? अब जो है आपको क्या करना है, एक बात क्लियर करनी है कि परिमाणात्मक को हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? तो देखो राम के पास 5,000 रुपया है और श्याम के पास 10,000 रुपया है। ये क्या आंकड़ा है या नहीं? तो सर आंकड़ा है। आंकड़ा हमेशा क्या होगा? तुलना करने योग्य होगा या फिर वो औसत के तौर पर होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा और भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल आपको यह समझ आ गया कि आंकड़ा जो होता है उसे हम अंग्रेजी में डेटा कहते हैं, इसे जो है ना समंक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हमने कहा आपको आंकड़ा का यहां पर दूसरा नाम है समंक। और समंक या फिर आंकड़ा 2 तरीके का होता है, एक तो गुणात्मक सूचना के तौर पर, एक मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक सूचना के तौर पर, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे आइए, यहां पर देखिए छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उसको क्लियर करते हैं। अन्वेषणकर्ता या फिर इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेट करना है ना, निरीक्षण करना, ये समझ लो। तो यहां से जो है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा प्लान सेटअप कर रहा है, पूरी योजना तैयार कर रहा है कि भाई हमें जो है किस तरीके से आंकड़ा का क्या करना है, संकलन करना है या फिर संग्रह करना है, उसी व्यक्ति को हम लोग अन्वेषणकर्ता कहते हैं। देख लीजिए परिभाषा, कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से
फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से, कोई बाधा नहीं है उसके ऊपर, स्वतंत्र रूप से या अन्य व्यक्तियों की सहायता से, या तो इंडिविजुअली खुद योजना तैयार कर लिया कि हमें कैसे आंकड़ा का संग्रह करना है, या फिर कुछ व्यक्तियों का सहयोग भी ले लिया। तो हम कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से या अन्य व्यक्तियों की सहायता से सांख्यिकी की क्या करता है, वो अन्वेषण की योजना तैयार करता है ना। यहां पर क्या कह रहे हैं, सहायता से, देखो सहायता से अन्वेषण की योजना बनाते हैं, ठीक है, अन्वेषण की योजना बनाते हैं तथा उसे संचालित करते हैं, तो उसे हम अन्वेषक या अन्वेषणकर्ता कहेंगे, अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेटर कहेंगे। क्लियर सी बात हो गई है। देखो यहां पर ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ लोगों के सहयोग से अपना आंकड़ा संकलन करने का जो है ना पूरी योजना बना रहा है कि हमें आंकड़ा संग्रह क्यों करना है, कैसे करना है, कौन सी विधि लगा करके इस आंकड़ा संग्रह करने हैं, प्राथमिक आंकड़ा संग्रह करना है या द्वितीयक आंकड़ा संग्रह करना है, पूरी योजना बना रहा है। उद्देश्य क्या है आंकड़ा संग्रह करने का, किस क्षेत्र में जाकर के संग्रह करना है, सब कुछ यहां पर ये जो है ना योजना तैयार कर रहा है। तो इसी व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, अन्वेषणकर्ता या फिर इन्वेस्टिगेटर कहेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है गणनाकार यानी कि इन्यूमरेटर। आपने देखा होगा जब जनगणना का कार्य चलता है ना, तो उस समय क्या होता है कि जनरली जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं, है ना, उनको दे दिया जाता है काम करने के लिए, है ना। आसपास के गांव में वो जाते हैं, वहां के लोगों से पता करते हैं आपके घर का मुखिया कौन है, कितने सदस्य हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने बुजुर्ग हैं, है ना, कितने लोगों की हाल फिलहाल मृत्यु हुई है, सब कुछ आंकड़ा वहां से लेकर के आते हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर उसी व्यक्ति को इन्यूमरेटर या फिर गणनाकार कहेंगे, यानी कि वह व्यक्ति जो वास्तविक आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए क्षेत्र में जाता है और वहां से आंकड़ा संग्रह करके लाता है। ये आप देखेंगे दीदी क्या कर रही है भाई, यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा डेटा जो है ना, इनपुट अपना जो है ना टैब में शामिल कर रही है, और उसके जरिए फिर इनके पास पूरा का पूरा मटेरियल होगा, फिर जाकर के सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, ठीक है, जहां भी जरूरत हो। लेकिन यहां पर ये देख लीजिए फिलहाल दो लोग हैं, एक के हाथ में पेपर है, जहां से आप कह सकते हैं कि हो सकता है इसमें सवाल लिखे हो कि क्या क्या लोगों से सवाल करने हैं, किस तरीके के इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए सवाल करना होगा ना। जैसे हम जानना चाहते हैं कि आपके घर का मुखिया कौन है, तो यहां पर प्रश्न के तौर पर हो सकता है इनके पेपर में लिखा हो कि पहले मुखिया का नाम पूछना है, फिर सदस्यों के नाम पूछने, ताकि डेटा को सेट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो हाथ में टैब लेकर के काम कर रही है, यही दरअसल में क्या है, गणनाकार है। क्या है, गणनाकार है या फिर इन्यूमरेटर है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद बात आता है उत्तरदाता का या रिस्पोंडेंट का, जो जवाब देने वाले होंगे, सामने वाला व्यक्ति यानी कि। तो देखिए यहां पर ये जो है ना क्या कर रहे हैं, ये लोग यहां पर डेटा को दे रहे हैं, हालांकि बच्चे जो हैं इन्हें तो उतनी मालूम नहीं होगी, तो ये क्या करते हैं, देखते हैं ना। हम लोग भी ऐसा ही करते थे, जब जनगणना का कार्य चलता था तो हम लोग भी जाते थे, देखते थे कि क्या क्या पूछ रहा है, तो हम लोगों को अच्छा लगता था कि अच्छा ऐसे ऐसे कार्य। हालांकि हमने देखा है सरकारी स्कूल में कि कैसे डेटा का संग्रह किया जाता है, और हमने कहीं ना कहीं जनगणना में हिस्सेदारी भी लिया हुआ है, ठीक है, वो अंदर की बात है। अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो प्रश्नावली के प्रश्नों का सही उत्तर देकर वास्तविक आंकड़े प्रदान करता है, उसे हम उत्तरदाता कहते हैं। उस व्यक्ति को हम उत्तरदाता कहेंगे जो सामने जवाब दे रहा है। तो यहां पर ये जो दीदी हैं, ये क्या कर रही है भाई, तो यहां पर ये दो महिलाएं आपस में क्या कर रही हैं, इनको इंफॉर्मेशन या फिर इनको सूचना दे रही हैं। तो ये क्या हो गए, उत्तरदाता, रिस्पोंडेंट, और ये क्या है, इन्यूमरेटर है। क्लियर। देखो अब आगे की बात कर ले, कौन सांख्यिकी है यानी कि आंकड़ा है और कौन आंकड़ा नहीं है, इसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है। सो यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने यहां पर क्या मेंशन करा है कि सबसे पहले यहां पर देखिए सांख्यिकी आंकड़ा जो है उसे मैंने एक तरफ लिखा है, और जो सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है उसे हमने दूसरी तरफ लिखा है। क्लियर बात। देखो कह रहे हैं कि श्याम का औसत जेब खर्च 5,000 रुपए प्रति माह है। प्रत्येक महीने श्याम का जो है ना 5,000 रुपए पैसा खर्च होता है। तो हमने क्या कहा, आंकड़ा जब भी आपको दिखेगा तो इस प्रकार से रहेगा कि प्रति माह, प्रति दिन, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, या तो इस तौर पर होगा या फिर कहीं ना कहीं लिख देगा औसत। तो आपको सीधे पकड़ लेना है कि वो आंकड़ा है। ठीक है, चलो आगे यहां पर देखिएगा, कह रहे हैं कि रमेश की जेब में 500 रुपए का नोट है। कहेंगे सर ये तो संख्या के तौर पर है,
तो हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हर एक संख्यात्मक तथ्य आंकड़ा नहीं होता, तो वही चीज ये है, यानी कि ये आंकड़ा नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या के तौर पर जरूर है, लेकिन किसी के साथ ना तुलना हो रहा है, ना ये औसत बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है। तो किसी एक अकेली संख्या को हम लोग सांख्यिकी नहीं कहते हैं, है ना। देखो अब अगली बात ऐसे आ सकती है, ठीक है, कि राम के पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राम के पास 500 रुपये और श्याम के पास, दो लोग हैं, श्याम के पास कितना है, मान लीजिए कि 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, तो क्या ये आंकड़ा होगा या नहीं? सर बिल्कुल होगा। अभी आपने समझाया कि हाँ, दो जैसे संख्यात्मक तथ्य हों जिनका आपस में तुलना करने योग्य है या फिर जिसको आपस में तुलना किया जा सकता है, तो हम इसको सांख्यिकी कहेंगे। लेकिन वहीं पर आप ये ध्यान दीजिए कि गाय को 4 पैर होते हैं, तो हम क्या इसे सांख्यिकी कहेंगे? सर ये तो संख्या के तौर पर है, तो हम क्यों नहीं सांख्यिकी कहेंगे? भाई यहां पर केवल एक अकेली संख्या है और ये अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं कहलाएगा, किसी के साथ कोई तुलना यहां पर नहीं हो रहा। सर चारों पैर का तुलना कर दे, नहीं, तो यहां पर देखो 4 जो है ना केवल एक संख्या है, केवल एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं होती है। इस तरीके से सांख्यिकी जो है ना होगा हमेशा तुलना करने योग्य होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि मेरी कमीज की कीमत 2000 रुपये है और मेरे मित्र के कमीज की कीमत जो है वो कितना है, 3000 रुपये है। तुलना करने योग्य है, बिल्कुल बात सही है कि मेरी जो कमीज है वो 2000 रुपये की है और हमारे दोस्त की जो कमीज है वो 3000 रुपये की है, तो यहां पर आने की 1000 रुपये का अंतर आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये दोनों तुलना करने योग्य हैं, तो ये भी सांख्यिकी कहलाएगा। आगे देखो, मेरे कमीज की कीमत 2000 रुपये है, क्या ये सांख्यिकी है? तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक अकेली संख्या आ गया, है ना। देखो 10 परिवार की औसत आय कितनी है, 20 लाख रुपए है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सर ये भी तो एक अकेली संख्या लिखा है, लेकिन देखो भाई मैंने हमेशा से कहा आगे कहीं ना कहीं कुछ लिख देगा औसत के तौर पर, तो लिख रहा है औसत आय कितनी है, 20 लाख रुपए है, और केवल एक परिवार की नहीं बताई जा रही है, यहां पर बताई जा रही है कितने, 10 परिवार की औसत आय 20 लाख रुपए जो है यहां पर बताया जा रहा है। औसत आय कितना है, 20 लाख रुपए है 10 परिवार का, तो यहां पर एक औसत निकला है, तो औसत के तौर पर जब भी आपको संख्या दिख जाएगा तो वो सांख्यिकी होगा। लेकिन देखो कह रहे हैं कि विवेक का वजन 50 किलो है, ये एब्सोल्यूट नंबर में बताया जा रहा है ना, इस तरीके से, तो ये सांख्यिकी नहीं होगा। क्लियर? देखिए हमने कहा था आपको नोट करके देंगे, तो निष्कर्ष के तौर पर एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि सभी आंकड़े संख्या होते हैं। सभी जो आंकड़े होते हैं, देखो इधर सारा आंकड़ा ही है, ये संख्या तो होते हैं, परंतु सभी संख्या आंकड़े नहीं होते हैं। ये सब भी संख्या था, लेकिन क्या इसको आंकड़ा बोले? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? चलो अब यहां पर आते हैं आगे, और अब समझते हैं कि आंकड़ा कितने तरह का होता है। तो एक हम लोग पहले कहेंगे प्राइमरी डेटा, ठीक है ना, प्राइमरी डेटा यानी कि फर्स्ट हैंड डेटा भी आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल नया है ये डेटा, तो फर्स्ट हैंड डेटा कहेंगे इसको, फर्स्ट हैंड डेटा, ठीक है। और एक होता है द्वितीयक आंकड़े जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा। क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और ये सेकेंडरी डेटा को हम लोग कह सकते हैं सेकेंड हैंड डेटा, ठीक है, सेकेंड हैंड डेटा। सर सेकेंड हैंड बाइक तो सुना था, है ना, सेकेंड हैंड यहां पर जो है ना बहुत सारी चीजें सुना हुआ है, लेकिन डेटा को पहली बार सेकेंड हैंड सुन रहे, तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए एक प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़ा, और दूसरा क्या है, द्वितीयक आंकड़ा यानी कि सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक जो आंकड़ा होता है इसकी चर्चा आगे होगी, द्वितीयक आंकड़े की भी चर्चा होगी। छोटे से बात में ध्यान रखना, ये केवल मान लो कि किसी एक व्यक्ति ने तैयार करा है प्रत्यक्ष रूप से जा करके, खुद ही बेचारा गया उस क्षेत्र विशेष में जहां पर उसको अध्ययन करना था, जहां से आंकड़ा संग्रह करना था, तो ये हो जाएगा फर्स्ट हैंड डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन हमें आंकड़ा संग्रह करना था और हम खुद नहीं गए बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिए, या फिर मान लो कि पहले से छपा आंकड़ा था, हमने न्यूज़पेपर से उठा लिया वो आंकड़ा, या फिर टेलीविजन पर जो चीजें दिखाई गई वहीं से हमने नोट कर लिया, या फिर सरकार ने अपनी जो रिलीजेस में बताया था, या फिर कहीं भी
उनका जो डॉक्यूमेंट्स था वहां से हमने आंकड़ा उठा लिया, ये सब सारा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से उसे तैयार नहीं करा था। ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा प्राथमिक आंकड़ा किसको कहेंगे, प्राइमरी डेटा इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो प्राइमरी इसीलिए तो नाम दिया हो गया हो ना, कि शुरुआत में उस व्यक्ति को उसी अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ रहा है जहां से उसे आंकड़ा संग्रह करना है। मुझे गांव में जाना है ना, इस गांव में जाना है आंकड़ा संग्रह के लिए, तो हम गए प्रत्यक्ष रूप से, जा करके पूछे, आंकड़ा संग्रह करके ले आए। तो हमारे पास वो जो आंकड़ा है ज्यादा विश्वसनीय होगा या नहीं, बताइए। बहुत ज्यादा विश्वसनीय होगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए डेटा, जिस तरह के आंकड़े चाहिए उस तरह से मैंने लोगों को सवाल किया होगा और उसके हिसाब से जो भी जवाब मिला मैंने नोट कर लिया। समझ पा रहे? तो हमने जो है प्रत्यक्ष रूप से यहां पर आंकड़ा संग्रह किया है। तो यहां पर हम एक क्या हो गए, या तो इन्वेस्टिगेटर या फिर इन्यूमरेटर, दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिए आगे कह रहे हैं कि वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता या फिर इन्वेस्टिगेटर अपने उद्देश्य के लिए या फिर अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार शुरुआत से अंत तक एकत्रित करता है, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। है ना। हम गांव में तो गए, लोगों से सवाल तो पूछे, सवाल के अनुसार जो भी जवाब मिला हमने नोट कर लिया हर एक चीज को बारीकी के साथ, और वो आंकड़ा हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संग्रह कर रहे थे। तो यहां पर ये क्या होगा, प्राथमिक आंकड़ा। है ना। हमने ऐसा नहीं किया कि पहले से कहीं छपा हुआ आंकड़ा था उठा लिया, नहीं, हम प्रत्यक्ष रूप से गए उस गांव में, वहां से जाकर के मैंने आंकड़ा संग्रह किया है। तो ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, शुरुआत से अंत तक पहली बार शुरुआत से अंत तक केवल एकत्रित हमने किया। तो हम यहां पर हैं क्या, एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर या फिर एक इन्यूमरेटर के तौर पर, गणनाकार के तौर पर, और हमने प्रत्यक्ष रूप से जा करके आंकड़ा संग्रह करा है। आगे देखो, कह रहे हैं कि अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों को एकत्रित यानी कि कलेक्ट करने वाला पहला व्यक्ति होता है ना। समझ में आ गया। चलो, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं यानी कि ओरिजिनल होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने उद्देश्य के अनुसार उस विशेष क्षेत्र में पहुंचे जहां मुझे अध्ययन करना था, जिस गांव से मुझे आंकड़ा लाना था मैंने लाया। तो हमने प्रत्यक्ष रूप से वहां पर जा करके आंकड़ा संग्रह किया है। तो हम यहां पर क्या हो गए, अनुसंधानकर्ता ही, यानी कि क्या हो गया, इस तरह के आंकड़े का पहला व्यक्ति हो गया। और क्या, आंकड़ा क्या हो गया, मौलिक हो गया, यानी कि ओरिजिनल हो गया, क्योंकि हमने संग्रह किया है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। किसी का चुराया नहीं मैंने, किसी का पहले से छपा हुआ डेटा लिया नहीं मैंने। है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखोगे, हमेशा से एक बात ध्यान रखना होता है कि यदि आप आंकड़े किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करते हैं जिसे आंकड़ों का या फिर आंकड़ों को उनके उद्गम स्थान से प्राप्त तो किया गया है, एकत्रित तो किया गया है, परंतु उसने अपने अध्ययन में इन आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया है, तो ऐसे आंकड़े भी प्राथमिक आंकड़े के तौर पर जाना जाएगा। ध्यान से समझिए, मुझे एक उद्देश्य पूरा करना था। मान लो इस बार हम एक विद्यालय जा रहे हैं और यहां पर हमें सर्वेक्षण करना है। मान लो हमें यहां से आंकड़ा लाना है। यह स्कूल है, क्या है ये, स्कूल है, और हम यहां पर पहुंचे हुए हैं जांच पड़ताल के लिए या फिर वहां से आंकड़ा लेने के लिए। ठीक है, आंकड़ा लेने के लिए कहो, जांच पड़ताल नहीं, आंकड़ा लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। अब यहां से हम आंकड़ा लेना चाहते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं इन आंकड़ों से, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई ऐसा व्यक्ति पहले ही था जिसने आंकड़ा तो संग्रह किया था, लेकिन वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आंकड़ा बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था अपने पास। तो उसी का आंकड़ा अगर हम ले लेते हैं और उसे एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं, तो ऐसे आंकड़े भी प्राथमिक आंकड़े के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, वही चीजें हमने यहां पर नोट कर रखा था कि यदि आप आंकड़े किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करते हैं जिसने मान लो कि आंकड़ों को उद्गम स्थान से ही प्राप्त करा है, जहां से आपको पहले से प्राप्त करना था वो पहले से ही पहले उन्होंने प्राप्त कर रखा है आपसे पहले भी, तो ऐसी स्थिति में वैसे आंकड़ों को आप ले सकते हैं और ऐसे आंकड़ों को हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग नहीं किया है, कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा गया है उस आंकड़े से। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग जानते हैं द्वितीयक आंकड़ा या फिर सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़ा किसको कहते हैं? देखो, कह रहे हैं कि वैसे आंकड़े जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले से ही
किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया है। पहले ही किसी दूसरे उद्देश्य के लिए वो आंकड़ा तैयार कर लिया गया था और निष्कर्ष तक भी पहुंचा गया था, ऐसा भी हो सकता है, और अब उसे एक और उद्देश्य के लिए उपयोग सिर्फ किया जाता है। मतलब मान लो ये कि आंकड़ा पहले से ही संग्रह था। अब देखते हो कई बार आपको मान लीजिए कि सरकारी बजट है, ठीक है ना, और सरकारी बजट में आंकड़ा आ जाता है कि सरकार इस क्षेत्र में इतना खर्चा करने वाली, इस क्षेत्र में इतना, और दोबारा से मुझे कुछ ऐसी जानकारी हासिल करना है कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में खर्चे किस किस तरीके से किए हैं, उन पूरे खर्चे का ट्रेंड जानना है मुझे, है ना, उनकी प्रवृत्ति जानना है कि सरकार ने किन चीजों पर खर्चे जो है कम किए हैं पिछले 5 वर्षों में, और किन चीजों के ऊपर खर्चे लगातार सरकार ने बढ़ाए हैं, चाहे जितनी भी बड़ी हो। इस तरह से मुझे आंकड़ा अगर संग्रह करना हो तो हम क्या करेंगे, सरकार के उन आंकड़ों को उठा लेंगे सीधे सीधे तौर पर, पिछले जो 5 वर्ष का डेटा है, और उसी से हम लोग अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमारे लिए वो आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ा के तौर पर जाना जाएगा। यानी कि वैसे आंकड़े जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया है और अब उसे एक और भी अलग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे आंकड़े सेकेंडरी डेटा होते हैं। देखो वेसेल जो है क्या कहते हैं, वेसेल का कहना है कि जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। और मैंने जैसे कहा कि ऐसा नहीं कि द्वितीयक आंकड़े हमेशा से जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ही केवल तैयार किया जाएगा। कोई भी संस्था अगर आंकड़े को तैयार कर रही है, उनके आंकड़े को भी आप ले रहे हैं, तो वो भी सेकेंडरी डेटा या फिर द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। ये तो समझ आ गया सर, प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा, है ना, बहुत अच्छे से। दोनों के बीच में अंतर जान लेते हैं। देखो भाई, प्राथमिक आंकड़ा की जहां तक हमने बात किया तो ये ओरिजिनल होता है, मौलिक होता है। तो यहां पर ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि इन्हें अनुसंधानकर्ता, किसने, अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता एक साथ में लिखना चाहिए, अनुसंधान, मैं नीचे लिख देता हूं, अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता, ठीक है। तो अनुसंधानकर्ता स्वयं क्या करता है, आंकड़े को जा जाकर के संग्रह करता है, इसलिए क्या है, वो ओरिजिनल डेटा है, मौलिक हो जाता है ना। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि द्वितीयक आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ये आपने संग्रह नहीं करा है, ये किसी दूसरे व्यक्ति ने या दूसरे संस्था ने तैयार किया था अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन अब उसी आंकड़े को आप प्रयोग में ला रहे हैं किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो वही आंकड़ा क्या हो जाएगा, यहां पर द्वितीयक आंकड़ा हो जाएगा। चलो आगे देखें। देखो प्राथमिक आंकड़ा संग्रह किस किस तरीके से किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, सामने व्यक्ति को बुला सकते हैं, उनसे जानकारियां ले सकते हैं, जितने तरह के सवाल पूछने पूछ सकते हैं, और चूंकि व्यक्ति सामने होगा तो प्रश्नों की संख्या जरूरतों के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यानी कि यहां पर जो पर्सनल इंटरव्यू होता है या फिर जो व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि होता है, ये बड़ा लचीला होता है। लचीला कहने का मतलब हम जब चाहें सामने वाले व्यक्ति से कोई जो है पूरक सवाल के तौर पर भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूछ लिया कि आपके घर में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, उसने बता दिया, लेकिन हम चाहें तो इसमें और भी एड ऑन कर सकते हैं प्रश्न में। जैसे कि हम कह देंगे कि बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, या फिर बुजुर्ग व्यक्ति कितने हैं, या फिर ये भी बता दीजिए कि कितने लोगों की शादी हो चुकी, कितने लोगों की शादी नहीं हुई है, यानी कि विवाहित और अविवाहित के तौर पर पूछ सकते हैं। तो ऐसे सवाल यहाँ पर संभव है, यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि में हम लोग प्रश्नों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं, तो ये लचीलापन भी होता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक प्रश्न सेट कर लिया जाता है कि ये चलिए 10 सवाल हमें सामने वाले व्यक्ति से पूछना है, तो बस उन्हीं 10 सवालों का जवाब हमें हासिल करना होता है। तो ये रहा प्रश्नावली का विधि। उसके बाद क्या है, टेलीफोन मेथड होता है, हम लोग कॉल करके भी जो है सर्वेक्षण कर लेते हैं, है ना। कई बार देखिएगा आपके मोबाइल पर भी जो है कॉल आती है, सरकार वो उसे जो है ट्रांसफर करवाती है कॉलिंग, और वो उसमें जो है सर्वेक्षण क्या होता है, क्या आपको लगता है आपका जो क्षेत्र है या फिर आपका जो शहर है वो बिल्कुल स्वच्छ है तो 5 दबाइए, है ना, यानी कि 5 रेटिंग देनी है। नहीं अच्छा है तो 4 दीजिए, और भी कम अच्छा है तो 3 दीजिए, घटिया किस्म की है तो 1 या 2 दीजिए। इस प्रकार से जो है आते हैं। तो यहां पर व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि आपको समझ आ गया। प्रश्नावली जिसमें प्रश्न पहले से ही सेटअप है, उसी के अनुसार सवाल पूछने हैं और उसी सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, वहां पर प्रश्नों की संख्या बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती है। टेलीफोनिक मेथड होता है, बहुत आसान है, आज तो सस्ती हो चुकी है सब सारी चीजें। ऑनलाइन में भी कई बार ऐसा आता है कि सर आपको ईमेल गया होगा
उस एप्लीकेशन को आप यानी कि ईमेल को खोलिए, उसके लिंक को ओपन करते ही आपको जो है फॉर्म फिलअप करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। वहां पर अपने अनुसार फॉर्म फिलअप करने के बाद अपनी अनुसार जानकारियां दे सकते हैं। तो ये टेलीफोनिक या फिर आप कह लीजिए कि ईमेल के जरिए कर सकते हैं। ये जो इंटरव्यू के मेथड है, साक्षात्कार विधि है, ये तो तरीका है ही, मैंने पहले ही चर्चा कर दिया। तो इन विधियों का प्रयोग करके हम लोग प्राथमिक आंकड़ा को एकत्रित कर सकते हैं। ये सब तरीका हो गया प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने का। लेकिन और भी क्या तरीका है द्वितीयक आंकड़े के लिए? देखो, द्वितीयक आंकड़ों को कोई प्रकाशित या फिर कह लीजिए अप्रकाशित स्रोत हैं, कई सारे हैं, ठीक है। द्वितीयक आंकड़ों के कई सारे, कोई नहीं बल्कि कई जो है प्रकाशित या फिर अप्रकाशित स्रोत हैं, जैसे कि सरकारी प्रकाशन यानी कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी हैं इसके लिए। और भी क्या है देखो, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर वगैरह भी है ना। निजी और व्यवसायिक रिपोर्ट भी है, वेबसाइट्स भी, वेबसाइट पर भी बहुत सारे आंकड़े आपको मिल जाते हैं। सरकार के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, है ना। तो वहां से भी आंकड़े को आप ले सकते हैं, द्वितीयक आंकड़ा होता है वो। और देखिए प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा में और क्या भिन्नता है। कह रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़े निश्चित उद्देश्य के लिए जो है एकत्रित किए जाते हैं। हमने पहले ही उद्देश्य तय कर लिया है कि हमें यह उद्देश्य पूरा करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें इसी क्षेत्र विशेष में जाना है, वहां से जाकर के हमें आंकड़ा संग्रह करना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे लिए प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। हमारे लिए जो है यहां पर ध्यान रखना है क्या, उद्देश्य पहले से ही तय होता है प्राथमिक आंकड़ा को संग्रह करने के लिए। ऐसा द्वितीयक आंकड़ा भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अंतर क्या है। यहां पर देखिए द्वितीयक आंकड़े पहले ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए तैयार कर लिया गया था। समझ पा रहे हैं, ये पहले ही किसी दूसरे उद्देश्य के लिए तैयार कर लिया गया था और उसी हिसाब से आंकड़ा संग्रह हुआ था। तो अब एक तरह का या तो ये जो है प्रकाशित स्रोत है या फिर अप्रकाशित स्रोत भी हो सकता है, ठीक है। कुछ होता है कि पब्लिश नहीं होता डेटा, ये भी ध्यान रखना, तो उसको हम लोग अप्रकाशित स्रोत कह रहे हैं। वो कहां कहां होता है बताएंगे आपको। देखो यहां पर कह रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होता है। क्यों भाई, प्राथमिक आंकड़ा हम गए प्रत्यक्ष रूप से जा जाकर के आंकड़ा संग्रह किए, इसलिए वो ज्यादा विश्वसनीय होगा। लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं, लोग करें या ना करें आप तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपने आंकड़ा संग्रह किया है। किस व्यक्ति से किस तरह का सवाल पूछा था ये भी आपको मालूम होगा, है ना। आपको किस किस तरह से आंकड़ा मिला है ये भी आपको मालूम होगा। तो ये सब सारी जानकारियां यहाँ पर रहती है, इसलिए कह लीजिए कि ये ज्यादा विश्वसनीय होता है। और एक चूंकि उद्देश्य पहले से ही सेटअप रहते हैं, तो उसी के अनुसार आप आंकड़ा संग्रह करते हैं, तो पूर्ण विश्वसनीय आंकड़ा हो जाता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर देखो, कह रहे हैं कि द्वितीयक आंकड़े कम विश्वसनीय होते हैं। हो सकता है एरर हो तो आपको क्या पता कहां गलतियां हुई नहीं हुई हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ छपे छपे आंकड़े को उठा लिया, आपने तो प्रत्यक्ष रूप से आंकड़ा संग्रह किया नहीं था द्वितीयक आंकड़े में, है ना। ये तो न्यूज़पेपर से या टेलीविजन से या गवर्नमेंट की वेबसाइट से कहीं से उठाया था आपने, तो क्या पता वहां पर सही टाइप हुआ था या नहीं, है ना। कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, या फिर जिस व्यक्ति ने संग्रह किया था उसका आपको भी आता पता नहीं है, तो यहां पर ये कम विश्वसनीय होता है, ठीक है। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़े के संकलन में अधिक समय लगता है, अधिक साधन लगता है, अधिक मेहनत या फिर परिश्रम लगता है। क्योंकि आपको प्रत्यक्ष रूप से विशेष एक क्षेत्र में जा जाकर के आंकड़ा संग्रह करना होगा, सोचो तो आपको यहां पर समय ज्यादा लगने वाला है। आप हर एक व्यक्ति से जाकर के प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले हो, फिर उसके अनुसार इंफॉर्मेशन या जानकारियां मिलेगी, उसके अनुसार ही आपके आंकड़े सेटअप होंगे। आपको यहां पर साधन या फिर पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक मान लो गांव यहां पर है और दूसरे गांव में आपको सर्वेक्षण के लिए फिर से जाना है, तो एक दूर तक आपको ट्रेवल करना होगा, यात्रा करना होगा, समझ रहे। तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ही, साधन तो खर्च होगा ही। उसके अलावा भी क्या है, परिश्रम या फिर मेहनत। अपनी मेहनत तो पता ही है भाई, है ना, यहां से वहां जाने के लिए हो या फिर बहुत अलग अलग तरह के आंकड़े संग्रह करने की बात हो। चूंकि आप प्रत्यक्ष रूप से जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें जानकारियां दे रहे हैं और फिर आपको जो जानकारियां चाहिए वो वापस ले रहे हैं, तो यहां पर आपको मेहनत तो लगेगी ही, ठीक है। तो हालांकि ये ज्यादा विश्वसनीय होता है, ज्यादा सटीक तरीके से आपको जानकारी प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर देखो द्वितीयक आंकड़ों को केवल प्रकाशित और अप्रकाशित साधनों से एकत्रित करना होता है, इसलिए इनके संकलन के लिए लागत कम लगती है, साधन कम लगता है, परिश्रम कम लगता है। क्लियर सी बात है, ठीक है। यहां पर साधन, समय, इन सब की बचत हो जाती है, लेकिन यहां पर साधन भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगता है और समय भी ज्यादा लगता है। हालांकि ये अविश्वसनीय होता है या फिर कम विश्वसनीय होता है, और ये जो है वो पूर्ण विश्वसनीय होता है, ये अधिक विश्वसनीय होता है, ठीक है ना। तो यहां पर
हमने कहा अप्रकाशित स्रोत कहां कहां से आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ निजी ऐसे संगठन होते हैं या कुछ सरकारी संगठन भी ऐसा हो सकता है, सरकार के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसके जरिए कुछ आंकड़ा लीक नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ऐसा होता है कुछ विशेष समय तक जो बजट है ना उसकी भी आंकड़े को बिल्कुल सिक्योर रखा जाता है ताकि वो लीक ना हो, है ना। तो ऐसा जो है ध्यान रखना होता है सरकार को। हालांकि वो बाद में प्रकाशित कर देती है सरकार, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा जैसे सरकारी स्कूल है, ठीक है ना, तो भी आपको ऐसा नहीं कि जानकारियां तुरंत दे देंगे सब कुछ, ठीक है। हो सकता है कि सरकार के कुछ नियम कायदे कानून हैं और उसके जरिए वो कह रहे हैं कि भैया नहीं, ये सूचना तो हम आपको अभी प्रेस रिलीज नहीं कर सकते या न्यूज़पेपर में नहीं छपवा सकते, हाँ आपको जो है ना ये गुप्त रखना होगा। तो ये चीजें गुप्त ही रखी जाती है। तो वहां से हालांकि अपनी जरूरतों के अनुसार जब आप अपने उद्देश्य को बताएंगे तो हो सकता है कि वो आंकड़ा आपको मिल जाए, ठीक है ना। कुछ आदेश लेना पड़े वो अलग बात है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना पड़े वो अलग बात है। अब यहां पर देखिए हम लोग बात करेंगे कि सर आंकड़ों के संकलन के लिए दो स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी डेटा के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, ये दोनों स्रोत के ऊपर में हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि आंकड़ों की संग्रह की विधियां कौन कौन सी है। प्राथमिक आंकड़े आपने समझ लिया है, द्वितीयक आंकड़े भी आपने समझ लिया है। इसके बाद देखिए प्राथमिक आंकड़े आप कहां कहां से लेंगे, तो व्यक्तिगत, है ना, प्रेक्षण से ले सकते हैं या फिर व्यक्तिगत साक्षात्कार बोल लीजिए, सिर्फ साक्षात्कार बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि प्रश्नावली अनुसूची जिसमें कि पहले से ही प्रश्न आपने तैयार कर रखे हैं, प्रश्नों की सूची बनी हुई है, उसी के अनुसार लोग जवाब देंगे, है ना। चलो तो यहां पर हो गया प्राथमिक आंकड़े के ये सब स्रोत। उसके बाद देखिए द्वितीयक आंकड़े जो है दो तरीके से लिए जा सकते हैं, एक तो प्रकाशित स्रोत से यानी कि पब्लिश्ड सोर्स है, और एक है अनपब्लिश्ड या फिर अप्रकाशित स्रोत, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहां पर प्रकाशित स्रोत में आप सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतरराष्ट्रीय, है ना, या फिर निजी प्रकाशन यानी कि प्राइवेट पब्लिकेशंस और समाचार पत्र से ले सकते हैं। ये सब पब्लिश डेटा होते हैं, छपे हुए आंकड़े होते हैं, ये कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पर, न्यूज़पेपर पर, इन जगहों पर मिल जाएगा, या फिर सरकार के कागजात जो होते हैं वहां से आप ले सकते हैं। या प्रकाशित स्रोत में देखें तो सरकार की भी कई सारी क्षेत्र हैं जहां से सरकार पब्लिश नहीं करती है, वो फाइल में बनी रहती है लेकिन वो छपता कहीं नहीं है, ना ही वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, ना ही न्यूज़पेपर में, ठीक है। उसके अलावा अर्ध सरकारी जो होता है यहां से भी आपको मिल जाएगा क्या, अप्रकाशित स्रोत, यहां पर यानी कि यहां पर भी डेटा जो है वो छापे नहीं जाते, स्पष्ट रूप से वो कहीं ना कहीं डायरी में नोट रहता है। हालांकि आप अपने उद्देश्य बता करके इन आंकड़ों को ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए व्यक्तिगत या फिर गैर सरकारी प्रलेख, इसमें क्या होता है आपको इंडिविजुअली उसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उसी एक विशेष तौर पर संगठन का जो सर्वोच्च एक व्यक्ति होता है या फिर पोस्ट होता है, पद होता है, उन व्यक्ति से मिलना होगा, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि ये सरकार पब्लिश नहीं करती है, कुछ विशेष उद्देश्य के साथ ही आपको मिल सकता है, ठीक है, तो इस चीजें ध्यान रखना है। और अन्य प्रलेख के अंदर में कई तरह के जो है लेख ऐसे आते हैं जिसके अंदर कह लीजिए कि बिल्कुल सिक्योर रखा जाता है, खास करके ये ऐसा होता है जो कि अंतरराष्ट्रीय लेन देन होते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय लेन देन, और इसमें अगर मान लो कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए इसको गुप्त रखना होता है, बाकी ऐसा कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए सो ये चीजें आपको समझ आ गई है कि प्रकाशित या फिर अप्रकाशित स्रोत कौन कौन से होते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर हम आपको चाहें तो बहुत सारे प्रश्न जो है एक एक करके कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर जाएंगे हम लोग इसके ऊपर, भाई बताइए क्या सभी सूचना खालिस्तान होती है, बताइए क्या सभी सूचनात्मक तथ्य या फिर सभी संख्यात्मक सूचना, है ना, सभी संख्यात्मक सूचना बताइए सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी नहीं होती है, या एक जैसी ही होती है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सभी आंकड़े संख्यात्मक सूचना होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन सभी संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होता, आंकड़ा नहीं होता, डेटा नहीं होता। अगला देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या सांख्यिकी के संदर्भ में सही है। सांख्यिकी के संदर्भ में क्या सही है भाई, तो सांख्यिकी का मतलब यहां पर है आंकड़ा, चूंकि उसी के अनुसार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे देखिएगा आंकड़ों को जो है ना हमेशा समूह में रखा जाता है, तथ्यों को समूह में रखा जाता है, तो तथ्यों का समूह है सांख्यिकी। उसके बाद अनेक कारणों से प्रभावित होता है, आंकड़े जो होते हैं वो अनेक वजहों से प्रभावित होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो
कि अगर वस्तु का दाम ज्यादा रहे तो हम लोग उसको कम खरीदते हैं, है ना, डिमांड कम करते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि कहीं ना कहीं मूल्य की वजह से वस्तु की जो मांग है ये प्रभावित होती है। तो यहां पर आंकड़े जो होते हैं कई सारे कारणों से प्रभावित होते हैं, उसके अलावा अनेक कारणों से प्रभावित होना, ये दोनों तो ऑप्शन सेम ही है ना, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहां से तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चल आगे देखते हैं, एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या है। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब होता है सांख्यिकी विज्ञान, या फिर कह लीजिए सांख्यिकीय नियम, या फिर सांख्यिकीय विधियां। तो यहां पर ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहे क्या, निम्नलिखित में से कौन सी मद सांख्यिकी अध्ययन की एक अवस्था को प्रकट करती है। अब यहां पर आपको सांख्यिकी अवस्थाएं मैंने जो है वो पहले वाले लेक्चर में समझा दिया था। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको हम एक स्टेजेस दिखा देते हैं जिससे कि क्लैरिटी आपको ज्यादा आ जाएगी। थोड़ा सा देखो यहां पर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, है ना, हम लोग सांख्यिकी में कौन कौन सी जो है अवस्थाओं को पढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग आंकड़ों का संकलन करते हैं, जिसे कलेक्शन ऑफ डेटा कहा जाता है। क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, यानी कि आप इसको सी कह लीजिए। ठीक है, सी कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद क्या है, दूसरी अवस्था है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, यहां पर इसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसको आप ओ कह दीजिए। इसके बाद है तीसरी अवस्था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जिसे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। तो आप इसको कह सकते हो शॉर्ट में क्या, पी, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद चौथी अवस्था जो होती है, इसमें हम लोग करते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। क्या करते हैं, आंकड़ों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण। तो यहां पर आंकड़ों का विश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा, आंकड़ों का क्या होता है, विश्लेषण होता है, और इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। तो ये इसको आप कहिए ए। ठीक है, अवस्था जो पांचवी है, इसमें क्या होगा, आंकड़ों का निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। तो इसको आप आई से सूचित करो। तो देखो यहां पर COPAI, कोपाई, है ना, तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो COPAI, कोपाई करके ध्यान रखना। यही 5 अवस्थाएं हैं सांख्यिकी के अंदर में, जहां से आपको हर एक के लिए अलग अलग चैप्टर्स मिल जाते हैं। हम लोग अभी कौन से चैप्टर को कर रहे हैं, तो आंकड़ों का संकलन अगला आपको मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर जो है वो प्रस्तुतिकरण के लिए, फिर विश्लेषण के लिए, फिर इसी प्रकार से आगे चैप्टर्स किए गए हैं। ठीक है ना, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कोपाई करके, ये आपके लिए ट्रिक्स है। ठीक है, कोपाई, तो कोपाई मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्लियर है, अंग्रेजी से ही ध्यान रखना, फिर हिंदी में कर लेना। ठीक है ना, चलिए तो यहां से कंसेप्ट हो गए क्लियर, और भी हम लोग यहां पर बढ़ते हैं आगे। अब जो प्रश्न हमारा था उसके ऊपर आते हैं, और प्रश्न में क्या कह रहे थे, प्रश्न में हम लोग कह रहे थे कि कौन सी अवस्थाएं होती है सांख्यिकी के अंदर, ये बताना था आपको। लीजिए, इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद सांख्यिकीय अध्ययन की एक अवस्था को प्रकट करती है। तो हम लोगों ने अभी देखा आंकड़ों का संकलन, जिसे हम सी से कह रहे थे, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद क्या था, आंकड़ों का यहां पर दे दिया है विश्लेषण, यानी कि आप इसको कह लीजिए एनालिसिस ऑफ डेटा। तो आ रहा है ना, कोपाई करके था, लेकिन यहां पर क्या है, CPA। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि क्रमबद्ध हो, यहां पर ऑप्शंस के तौर पर है कि कौन सी मद सांख्यिकीय अध्ययन की एक अवस्था है। तो सारी की सारी है, ये सभी के सभी क्या है, सांख्यिकीय अध्ययन की अवस्थाएं हैं। ये 3 अवस्थाएं यहां पर दी हुई है, और 5 आपने देखा तो पहले ही है। अब आइए अगले सवाल पर। यहां पर जो है ये सवाल हम आपको शुरुआत में ही बता देते हैं। देखो कह रहे कि किसी समग्र, समग्र कहने का मतलब होता है टोटल या फिर एग्रीगेट, तो किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई को खाली स्थान कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब मान लो कि इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है ना, और इतने बड़े क्षेत्र में से हम पूरे लोगों की जानकारियां नहीं लेना चाहते हैं, हम पूरे के बारे में जानना जरूर चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, हम पूरे के बारे में जानना चाहते हैं,
लेकिन पूरे से मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हमें पूरे लोगों के बारे में जानकारियां चाहिए। फिर से सुनो, पूरे लोगों के बारे में जानकारियां चाहिए, लेकिन सभी लोगों से नहीं चाहिए। सभी लोगों से नहीं चाहिए मतलब हमने केवल कुछ लोगों को सवाल जवाब किया, उसके अनुसार मुझे जो सूचना मिला उसी के आधार पर अब हम आगे फिर विश्लेषण वगैरह करेंगे। तो यहां पर क्या है कि हम सबके बारे में जानना तो चाहते हैं, लेकिन हमने सबसे सवाल नहीं करा है, या फिर सबसे मुझे एक एक करके सवाल नहीं करने पड़ रहे हैं, बल्कि मैंने कुछ लोगों से सवाल कर लिया और उसी के आधार पर पूरे लोगों का अनुमान लगा रहे हैं। अब समझ आ रहा है? जैसे देश की जनसंख्या, तो आज भारत की जनसंख्या आपको मालूम ही है, इतनी विशाल जनसंख्या भारत में हो चुकी है कि 140 करोड़ की आबादी हो चुकी। अब भारत में यहां पर समझने वाली बात है कि हम जानना चाहते हैं सारे लोगों के बारे में, लेकिन चूंकि हम सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकते भाई, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और हमारी जीवन लीला, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ विशेष क्षेत्र में जाएंगे और हो सकता है कि 4-10 क्षेत्र में जाएं या फिर हर एक राज्य में चले जाएं, ऐसा भी संभव है, और वहां के कुछ लोगों से हम जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारा जो है यहां पर कहलाएगा सैंपल या फिर नमूना। तो यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि समग्र में से, समग्र मतलब ये टोटल का टोटल, हम सबके बारे में जानना तो चाहते हैं, है ना। मान लीजिए ये हमारा रहा टोटल, लेकिन इस टोटल से हम क्या जानना चाहते हैं, देखिएगा, हम केवल कुछ लोगों से सवाल करते हैं और वो सवाल ऐसा होता है, मान लो यहां पर, तो ये जो पूरा वाला है ये कहलाएगा समग्र। क्या कहलाएगा? समग्र, या फिर टोटल कहलाएगा, ठीक है, या फिर एग्रीगेट कहलाएगा। लेकिन ये जो छोटा वाला है इसको हम लोग नमूना कहते हैं। नमूना यानी कि सैंपल, समझ आ रहा है? तो ये हो गया समग्र, ये हो गया नमूना, ठीक है। जैसे कि हमें मान लो चावल खरीदारी करनी है, तो चावल खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो, सैंपल देखते हो ना उसका, कि पूरी बोरियां जो है वो जमीन पर उड़ेल देते हो, फिर देखते हो कि नहीं सारा चावल फ्रेश है या नहीं, उसके बाद उठाते हो या फिर उसके बाद लेते हो। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, बस 2-4 दाने हाथ में लेकर के देखते हैं, है ना। कई लोग तो चबा करके भी देख लेते हैं स्वाद अच्छा है या नहीं। तो यहां पर जो है हम लोग चावल हाथ में लेकर के पता कर लेते हैं भैया ये क्वालिटी अच्छी है या नहीं, या फिर इसके जो दाने हैं वो देखने में अच्छा लग रहा है या नहीं। इसी आधार पर हम लोग खरीदारी कर लेते हैं। तो यहां पर भी सैंपलिंग मेथड को अपनाया जाता है। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं थान से, है ना, जहां पर कटवा करके कपड़े लिए जाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है ना, पूरा एक बंडल होता है कपड़े का, लेकिन पूरा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, छू करके देख लेते हैं कि भैया ये सही है या नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, जो भी करना हो तो उस पर हम लोग वो चीजें आजमा करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग खरीदारी करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना आपको कि ये जब पूरा का पूरा बात हो रहा है तो समग्र है, और समग्र में से एक छोटे से भाग का बात हो तो नमूना है या फिर प्रतिदर्श है। तो इसको आप प्रतिदर्श भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया है, कह रहा है कि किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई को यानी कि छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो समग्र में से एक छोटी इकाई को नमूना कहते हैं या फिर प्रतिदर्श कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, नमूना है। दूसरा नाम क्या है, नमूना है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं, सैंपल, ठीक है, या फिर सैंपलिंग कह लो, सैंपल। क्लियर है? चलो आगे आते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर में अब, है ना, फिर हम लोग फिर बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आइए अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक आंकड़ा पर जो हमने चर्चा किया कि सर यहां पर आपने बात किया था व्यक्तिगत साक्षात्कार का, पर्सनल इंटरव्यू का। तो ये होता क्या है, देखो, व्यक्तिगत साक्षात्कार या फिर पर्सनल इंटरव्यू कहने का मतलब है कि यहां पर एक ऐसी विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर, स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से या फिर सीधा संपर्क बना करके उनसे सवाल करता है। उसके हिसाब से उनको जो भी जवाब मिलते हैं वो आंकड़ा संग्रह कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो, हमने कहा एक व्यक्ति है जो कि यहां पर कहला रहा है क्या, अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता। मान लीजिए हम आंकड़ा या फिर जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम जिस क्षेत्र विशेष से आंकड़ा लेना चाहते हैं या संग्रह करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में जाएंगे, वहां के लोगों से उस तरह के सवाल पूछेंगे जो हमारा उद्देश्य है, जिस तरह का हमें जानकारी चाहिए। तो हमने डायरेक्टली उनसे सवाल करा, जो उन्होंने जवाब दिया वो हम नोट करते चले गए। हम पूरकता के तौर पर उनसे कई बार सवाल ज्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, अगर संतुष्टि ना मिले तो, ठीक है।
तो इस तरीके से अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से जाता है और उत्तरदाता से संपर्क करता है। ठीक है, उत्तरदाता यानी कि रिस्पोंडेंट से संपर्क करता है। तो यहां पर ये दो ही लोग होते हैं और दोनों लोगों के बीच में संपर्क स्थापित हो जाता है, दोनों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, और उसके आधार पर जो जानकारियां निकल करके आएगी वो हम आपका कौन सा हुआ है। तो ये मेथड कौन सा अपनाया गया, व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसके गुण क्या क्या है, यानी कि मेरिट क्या क्या होगा। तो कह रहे हैं कि इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता होती है। क्यों भैया, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने ही बैठे हुए हैं, वो गलत बोलेगा या सही उसकी आंखों से भी हम लोग पता कर लेते हैं कई बार कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है सामने वाला। समझ पा रहे हैं। तो यहां से आंकड़ों में बिल्कुल शुद्धता होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब तक जो है अनुसंधानकर्ता को संतुष्टि ना मिल जाए तब तक उस व्यक्ति से सवाल करते रहता है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि इस विधि से जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उनमें शुद्धता होती है, प्योरिटी होता है, कोई भी गड़बड़ी नहीं रहती, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्रित कर रहा होता है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि इस विधि द्वारा प्राप्त जानकारी पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं और दोनों सवाल जवाब कर रहे हैं, वहां से जानकारियां जो निकल करके आएगी उस पर विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। ठीक है ना। हमने कहा ना कि आंखों को देख करके भी कई बार ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है ना। अगर बोलते वक्त आई कांटेक्ट नहीं बनाया है ना, इधर उधर देख करके कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, झूठ बोल रहा होगा, है ना। लेकिन आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है, इसका मतलब बात बिल्कुल सच है। ठीक है। देखो अब यहां पर कह रहे हैं क्या कि अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम कर सकता है या फिर ज्यादा भी कर सकता है। हमने क्या कहा, अगर संतुष्टि नहीं मिला सामने वाले व्यक्ति को या फिर अनुसंधानकर्ता को, तो उत्तरदाता से हम और भी सवाल पूछेंगे, उसके हिसाब से जो जवाब मिलेगा, अगर हमें संतुष्टि मिल गई तो फिर हो सकता है कि हम सवाल ना करें। ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर आपको क्या लगा, दोष क्या निकल करके आएगा, समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। सर बिल्कुल लगेगा। साधन ज्यादा खर्च होंगे या नहीं खर्च होंगे, बिल्कुल होंगे। हो सकता है कि ऑन कैमरा करवाया जाए, जैसे कि सामने दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं और कैमरा सामने लगा हुआ है ना, लाइट लगी हुई है बहुत अच्छे से, ताकि पता चल जाए कि इन्होंने क्या क्या चीजें कहा है वो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, यहां पर ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोष या फिर डेमेरिट इसकी क्या क्या होगी, व्यक्तिगत साक्षात्कार के क्या क्या दोष हैं। तो कह रहे हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि बड़े या फिर विस्तृत क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। बताइए आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। देश की आबादी 140 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है, तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्तिगत जो साक्षात्कार विधि है ये बड़े क्षेत्र के लिए या फिर विस्तृत क्षेत्र के लिए तो बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, इस विधि में साधन, समय, ये सब सारे आपके ज्यादा खर्च होंगे, ज्यादा परिश्रम लगेगा, है ना, मेहनत लगेगी भाई, हर एक व्यक्ति से आपको मिलना है, तथा मेहनत की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, आपको समय भी ज्यादा देना पड़ रहा है, साधन भी ज्यादा खर्च हो रहा है और मेहनत भी ज्यादा लग रहा है। तो ये प्राइमरी डेटा है, वैसे भी आप ये तो गुणवत्ता पहले से समझ चुके हैं। यहां देखिएगा, कह रहे हैं क्या, यह विधि सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, इसके कारण बड़े क्षेत्र के लिए गलत निष्कर्ष भी दे सकता है। ठीक है ना। ये केवल सीमित क्षेत्र के लिए सही होता है, जैसे कि ऊपर भी मैंने बात किया कि विस्तृत क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी ये उचित नहीं है, ये छोटे क्षेत्र के लिए सही होता है। लेकिन अगर आप उसी आधार को लेकर के चलेंगे कि नहीं सर हमें यही मेथड अपना करके पूरे देश की जानकारी बहुत बेहतर तरीके से हासिल करनी है, संभव नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगी। एक तो समय ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, साधन ज्यादा खर्च होंगे, समय ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी आप हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। चलो अब हम लोग दूसरे मेथड को देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक चीज और है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि किसके लिए उपयुक्त होगा, किसके लिए सही होगा। तो ये सबसे अच्छा होगा जिसका अनुसंधान क्षेत्र सीमित है या फिर छोटा है। छोटे क्षेत्र में आप जाकर के अनुसंधान करें या फिर इन्वेस्टिगेट करें, तो वहां पर ऐसा पॉसिबल है कि आप बिल्कुल सही और सटीक डेटा लेकर के भी आएंगे और आपको एक तरीके से अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपको हर एक व्यक्ति तक मिलना है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना होता है कि हर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या होती है ना। चलिए, तो ये सीमित क्षेत्र के लिए सही हो। आगे देखो, कह रहे कि यहां आंकड़ों की मौलिकता या फिर ओरिजिनलिटी अधिक आवश्यक हो जाता है। जिन जगहों पर मान लीजिए कि हमें पूरी की पूरी सटीक जानकारी चाहिए, है ना, तो वैसे में तो आपको लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिलना ही होगा। तो वहां पर यह विधि बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है, आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ओरिजिनलिटी ज्यादा मिलती है ना। चलो आगे देखो,
क्या कह रहे हैं भाई, आंकड़ों को, जहां आंकड़ों की शुद्धता की अधिक जरूरत हो, जहां आंकड़े शुद्ध रूप में ही चाहिए, कोई भी उसमें एरर नहीं चाहिए, तो वैसे में आप लोग यहां पर ध्यान रखोगे कि व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि को अपनाया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग वहां भी कर सकते हैं जहां आंकड़ों को गुप्त रखने की बात है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्सेशन के जरिए करने वाले हैं। तो हम लोग एक बंद कमरे के अंदर, है ना, मान लीजिए एक व्यक्ति जो सामने है, इन्वेस्टिगेटर या फिर अनुसंधानकर्ता जो सवाल पूछेगा, और दूसरा सामने एक ऐसा व्यक्ति जो कि जवाब देगा, यानी कि रिस्पोंडेंट, उत्तरदाता। तो ये दो ही लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगा, सामने वाला व्यक्ति यानी कि अनुसंधानकर्ता पेन पेपर करके नोट कर सकता है, उसे एक डायरी में रख सकता है गुप्त तरीके से, जब तक कि उसका निष्कर्ष ना निकल जाए, ठीक है ना। तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है ना। कई सारे लोग भारत में ऐसे हैं। देखिए, ऐसे मामले में होता ज्यादातर क्या है, इसको थोड़ा सा और भी डिटेल करते हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसे गुप्त रोग हो जाते हैं जो विशेष तौर पर बताते नहीं। अब इनकी व्यवस्था कैसी की जाएगी, सरकार इनके लिए व्यवस्था करती है कि भैया लोगों से मिलिए जा करके, और उसे जो है ना एक ऐसे जगह पर मिलिए या फिर एक ऐसे चेंबर में मिलिए जहां पर कोई साउंड बाहर जा ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब वो वहां पर बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे, बताने में आपको संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग उनको सुन नहीं रहे, केवल आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में वो आंकड़ा गुप्त रखना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें बुरा ना महसूस हो सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि उत्तरदाता को। चलिए भाई, अब यहां पर देखो, आगे हम लोग आ सकते हैं प्रश्नावली के ऊपर कि ये सर कौन सी विधि है, कैसे इसको अपनाया जाएगा। देखो, प्रश्नावली अनुसूची आप इसको कहेंगे, या फिर कह लीजिए कि क्वेश्चनरी मेथड है। पूरा एक क्वेश्चन लिस्ट पहले आपने सेटअप कर रखा है, उसी के अनुसार लोग जवाब देंगे। तो कौन कौन से सवाल पूछने हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था आपने कर ली है। मान लीजिए कि यहां पर पूरा का पूरा आपने चार्ट बना रखा है, ये आपका रहा पेज, है ना, पेपर, और इसमें आपने क्या मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से सवाल किन किन व्यक्तियों से कैसे कैसे सवाल पूछने हैं। तो आपका ये रहा पेपर, और इसमें हर एक तरह के सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सवाल कैसा कैसे हो सकता है। मान लो कि यहां पर हमें यह पता करना है कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं। तो हमने यहां पर क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करके कर दिया। ये 6 प्रश्न है मान लो। यहां पर प्रश्नों की सूची जो होगी बिल्कुल पहले से ही तय होता है, कितने प्रश्न है ना, वो पहले से ही तय होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न पहले से ही अगर तय है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये हम लोग प्रश्नों की संख्या और भी नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ाना भी हो तो संभव नहीं है इसमें। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्वेश्चन का सेटअप बहुत बढ़िया हो, क्वेश्चन इस तरीके से किया जाए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि सवाल जब तक समझ नहीं आएगा जवाब कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है कि यहां पर जब आप प्रश्नों की सूची तैयार कर रहे हो तो ये ध्यान रखना होता है कि प्रश्न अगर मान लीजिए 2 खंड में है या 3 खंड में है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक ही में सब कुछ सवाल किए जा रहे हैं, है ना, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप लोगों को परीक्षा में भी जब सवाल किया जाता है, मान लीजिए कह दिए कि आंकड़े से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े के बीच में भिन्नता बताइए। तो क्या हो गया, ये जो प्रश्न है 2 भाग में है। एक तो यहां पर आंकड़ा क्या होता है ये प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े में भिन्नता बताइए। तो यहां पर ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। तो वो सवाल जो अगर 2 या 3 हिस्सों में होगा तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा सवाल तो समझ ही नहीं आ रहा, पहला तो समझ आया, दूसरा नहीं समझ आ रहा, तो इस तरीके से सही जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब प्रश्न की अनुसूची आप तैयार कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न बहुत ज्यादा कर दिया है। अगर प्रश्नों की अनुसूची बहुत यानी कि लिस्ट लंबा होगा तो कुछ लोगों से आप सही सही जानकारी नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपना समय निकाल करके नहीं देना चाहते हैं आपको, ठीक है, और उनको लगता है कि ये बड़ा पेचीदा चीज है, इतने लंबे लंबे फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं। जैसे होता है ना आमतौर पर जो इनकम टैक्स भरे जाते हैं वहां पर देखिए कई तरह के सवाल होते हैं, और वैसे सवाल अगर मान लीजिए कि हमें अपना पैसा गवर्नमेंट को देना है ना, प्रत्यक्ष यानी कि इनकम टैक्स देना है, तो यहां से हमें अगर बहुत लंबे लंबे अलग अलग तरह के सवाल किए जाएंगे तो कई सारे लोग इससे बचना चाहते हैं, है ना। इतने सारे सवाल हैं, समय ज्यादा लगेगा, पेचीदा है ना, तो ये छोड़ देते हैं। तो इसलिए प्रश्नों की अनुसूची बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए, ऐसा जो कि बहुत सरल हो, ऐसे ऐसे सवाल हो। अगर मान लीजिए 2-3 हिस्सों में है तो हर एक खंड जो है
सामने वाले व्यक्ति को समझ आना चाहिए, प्रश्नों की अनुसूची ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग सही सही उत्तर नहीं देंगे या फिर आधा अधूरा जवाब देंगे। हो सकता है कि 6-7 प्रश्न है तब तो जवाब ठीक दे रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो 50-60 सवाल पूछ दिए उसे, तो खुद ही जो है वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहेगा, और हो सकता है कि आधा अधूरा जवाब दिया, 6-10 सवाल का जवाब दिया, 20 सवाल का जवाब दिया, बाकी सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आपको। तो क्वेश्चनरीज में क्या होते हैं, पहले से ही क्वेश्चन सेटअप होते हैं। कह रहे हैं कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रख करके एक प्रश्नावली तैयार कर लेता है और उत्तरदाता द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है ना? कितने आसानी से बताया मैंने। अब देखो भाई आगे, यहां कह रहे हैं क्या कि प्रश्नावली की गुण क्या क्या है, मेरिट क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि इस विधि में साधन, समय, परिश्रम सबकी बचत होती है। क्यों? आपने देखा जब व्यक्तिगत साक्षात्कार की बात कर रहे थे तो उसमें लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जा करके मिलना होता है, तब जाकर के आंकड़ा संग्रह होता था। लेकिन ये प्रश्नावली विधि के गुण पर चर्चा जब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले से ही यहां पर एक सूची तैयार है, एक लिस्ट तैयार है प्रश्नों का, उसी के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन या जानकारियां मिलने वाली है, उसी जानकारी से आप आंकड़ा एकत्रित करने वाले हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि इस विधि में यानी कि प्रश्नावली विधि में आपको समय, साधन और परिश्रम कम लगेगा, यानी कि बचत होगा। ठीक है, तो यहां पर समय भी बचने वाला है, साधन भी बचने वाला है और परिश्रम भी, मेहनत भी बचने वाला है। लेकिन सर क्या ये सही है? बिल्कुल। तो देखिए कुछ ना कुछ कमियां तो निकलेगी ही, ठीक है ना, तो उसकी चर्चा आगे होगी। देखो यहां पर हमने क्या कहा, बिल्कुल प्रश्न पहले से ही सेट किए हुए हैं, अब वहां पर और भी सवाल करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आपका तो यहां पर परिश्रम बच गया। अगर देखा जाए समय की बात, तो आपने एक जो है वो पूरा का पूरा जैसे चिट्टा ये तैयार कर लिया, और अभी तो प्रिंट निकला हुआ है आपका भाई, है ना, प्रिंटिंग मशीन है। अब ऐसे सवाल जितने चाहे लोगों से आप पूछ सकते हैं, भारत के हर एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न की सूची तैयार है इसको आप ईमेल में डलवा दीजिए आजकल, और ये डिजिटल अगर सेटअप हो गया तो हर एक लोगों के जो मोबाइल में है वो आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं ये पूरा का पूरा प्रश्न, और उसके हिसाब से उन्हें ऑनलाइन ही सारी चीजें सबमिट करने का ऑप्शन दे दीजिए, तो लोग उसे तुरंत सबमिट करके दे भी देंगे, और कम समय में ये चीजें आसानी से संभव हो जाएगा, है या नहीं? तो साधन, मेहनत सब कुछ बच गया आपका, है ना, समय भी बच गया। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि इस विधि द्वारा एकत्रित आंकड़े मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है, जिनसे सवाल पूछना है उन्हीं को मैंने ये चिट्टा पुर्जा थमाया भाई, और उसी से मैंने जवाब मांगा, उन्होंने दिया, बस ये ओरिजिनल है, ये ध्यान रखना, मौलिक होता है। आगे क्या करें, क्योंकि सूचनाएं स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा जो है दी जाती है। लेकिन भारत के अंदर में ये जो मेथड्स है ये कई बार सही साबित नहीं हो पाता, क्योंकि भारत की ज्यादातर आबादी आप देखेंगे तो आज भी चूंकि गांव में रहते हैं, हालांकि अब जो है वो धीरे धीरे चीजें सुधार आ रही है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आपको कि कुछ ऐसे राज्य मिल जाएंगे आपको, हम किसी राज्य का नाम तो यहां पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य मिल जाएंगे विशेष तौर पर जहां की साक्षरता दर बहुत नीचे है, बहुत कम है, और वहां के लोगों को आप देखेंगे तो प्रश्न अगर समझ नहीं पाएंगे वो तो जवाब भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसी संभव है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो भाषा है या बोली है वो केवल क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गया, यानी कि क्षेत्रीय भाषा है, और आपने ये जो प्रश्नों की सूची तैयार करा है या तो हिंदी में तैयार करा है या फिर अंग्रेजी या फिर किसी अन्य भाषा में, तो सामने वाले व्यक्ति को वो भाषा समझ आना चाहिए, तभी तो वो जवाब दे पाएगा। तो यहां पर साक्षरता भी बहुत ज्यादा मैटर कर देता है इस वाले मेथड के लिए। तो देखिए यहां पर हमने क्या कहा है कि इस विधि द्वारा आंकड़े जो संग्रह किए जाते हैं तो ये मौलिक होता है, ओरिजिनल होता है, क्योंकि सूचनाएं स्वयं जो है उत्तरदाताओं द्वारा दिया जा रहा है, तो यहां पर बिल्कुल ये ओरिजिनल हो गया। लेकिन इस विधि द्वारा बड़े या विस्तृत क्षेत्र में आसानी से डेटा को आप संग्रह कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि आज तो ये डिजिटल हो चुका, तो आप आसानी से इसको संग्रह कर सकते हैं। अभी तो गूगल फॉर्म लोग बनाते हैं और आपको मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर जैसे भी हो ईमेल पर सेंड कर देते हैं, उसके हिसाब से हम डेटा को संग्रह कर सकते हैं, है ना। देखो दोष या फिर डिमेरिट क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा डिमेरिट इसका क्या है कि अधिकतर उत्तरदाता इस तरह के सर्वेक्षण में सर्वेक्षण होगा यहां पर, इस तरह के सर्वेक्षण में सर्वेक्षण यानी कि आप इसको कहिए सर्वे, सर्वे, अब देख लेना SURVEY, यू सही नहीं दिख रहे क्या?
SURVEY, सर्वे। इस तरह के सर्वे में रुचि नहीं लेते हैं, ज्यादातर व्यक्ति आपको मिलेंगे इस तरह के। और भारत में वो कुछ राज्य मैंने जैसे कहा वहां पर तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे लोग, ठीक है, क्योंकि पेन पेपर की जहां तक बात आती है लोग भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तरदाता जो है इसमें रुचि नहीं लेते हैं इस तरह के सर्वेक्षण में, जिससे कि प्रश्नावलियों को है ना वापस ही नहीं भेजते हैं, या तो वो स्वयं अपने पास रख लेते हैं या फिर आधा आधा जानकारी देकर के भेजते हैं, पूरी जानकारी होती है नहीं उसमें। जो उत्तरदाता भरकर वापस भी देते हैं उनमें कुछ प्रश्न जो है ना बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं होता या फिर उत्तर होता ही नहीं, पूरी का पूरा लाइन खाली होता है। आगे देखो कह रहे कि इस विधि में लोचशीलता नहीं पाई जाती, इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं होता। इलास्टिक ना होने का मतलब क्या है कि इसमें फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछे जा सकते, है ना, क्योंकि अपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। एक बार मान लीजिए कि आपने उत्तरदाता को ये पूरा का पूरा चिट्टा पुर्जा थमाया था भैया कि हमको सारे के सारे जवाब चाहिए था, अब सामने वाले व्यक्ति कुछ प्रश्नों का जवाब जो है सही ढंग से नहीं दिया, पूरी जानकारी नहीं है उसमें, तो हम दोबारा से उन्हें जो है वो चीजें नहीं पूछ सकते, पूरकता के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर खास करके इस मेथड को जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका सर्वेक्षण करने में समय कम लगता है, साधन वगैरह की बचत होती है, तो बड़े पैमाने पर करना आसान हो जाता है ये चीजें, ठीक है। तो पूरकता वाली सवाल नहीं आ सकती, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि इस विधि का उपयोग सीमित है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल शिक्षित व्यक्तियों तक ही जो है आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, केवल पढ़े लिखे लोगों से ही इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और वहां से जवाब हासिल किए जा सकते हैं। तो फिर वो जो अशिक्षित हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं या फिर कह लीजिए निरक्षर हैं, तो उनसे हम किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं? वो दूसरे से या फिर फॉर्म फिलअप करवाएंगे, है ना, या फिर दूसरे से वो पूरा का पूरा लेखा लिखवाएंगे कि भैया ये सवाल मांगा है तो दो, हम जवाब तो दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा केवल ये सीमित क्षेत्र तक चला जाएगा, यानी कि केवल शिक्षित व्यक्ति तक ही ये जो है बिल्कुल बात दब करके रह जाएगी, सीमित रह जाएगी, उनसे ही आप जो है जवाब ले सकते हैं। बाकी जो अशिक्षित वर्ग है या फिर जो निरक्षर है उनसे आप इस तरह की उम्मीदें नहीं रख सकते और उनसे आपको जवाब सही सही नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सर्वेक्षण का दोष यही है। अब बात आती है कि किसी भी प्रकार के आंकड़ों को संकलित करने के लिए मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग कौन कौन सा होता है। देखो, चाहे तो प्रश्नावली विधि हो या फिर कोई भी हो, लेकिन कौन सा तरीका होता है आंकड़ों का संकलन करने के लिए, कौन सी दो विधियां हैं? तो आपने इसको ऑब्जेक्टिव के थ्रू पहले ही समझा था, एक बार फिर से बताते हैं। जनगणना या संगणना विधि, जिसको आप सेंसस मेथड कहते हो, ठीक है, सेंसस मेथड, सेंसस SES होता है ना, SUS, ठीक है, सेंसस मेथड बोलेंगे, देख लेना, सेंसस सही है, सेंसस मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रतिदर्श या फिर प्रतिचयन विधि, जिसको हम लोग सैंपलिंग मेथड कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सैंपलिंग मेथड। तो ये दो विधियां हैं, है ना। ये प्राथमिक आंकड़ा को जब भी तैयार करते हैं आप, खास करके तो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि हमारा समय बचे, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ा में समय ज्यादा लगता है, साधन ज्यादा लगता है। तो ऐसी विधियों के लिए हमें जाना होता है कहां पर, जनरली सैंपलिंग मेथड में, जहां पर हम लोग सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारियां तो लेना चाहते हैं लेकिन सभी तक पहुंच नहीं सकते। तो वैसी स्थिति में हम लोग सैंपलिंग मेथड को एडप्ट कर लेते हैं और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका दो विधि। सो यहां पर देख लीजिए एक एक करके दोनों को। सबसे पहले जनगणना या संगणना विधि, जिसको हम सेंसस मेथड कहते हैं। तो सेंसस मेथड क्या है भाई, कह रहे हैं कि जिस सर्वेक्षण या सर्वे विधि में, जिस सर्वे में कह लीजिए कि यहां पर समग्र जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है, उसे हम जनगणना विधि कहते हैं। जहां सबको शामिल किया जाएगा, मान लीजिए हम भारत की जनसंख्या पूरी जानना चाहते हैं, तो हमें हर एक घर तक या हर एक परिवार तक मुझे पहुंचना होगा, वहां से जानकारियां हासिल करनी होगी। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति छूटेगा नहीं, है ना, सभी को शामिल कर लिया गया है। तो ये हो गया आपका सेंसस मेथड या फिर कह लीजिए जनगणना विधि, सेंसस मेथड। जनगणना विधि इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति छूटेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो सभी मदों को ध्यान कहाँ रखा जाता है, तो वो है जनगणना विधि या संगणना विधि, सेंसस मेथड। दूसरा है प्रतिचयन या प्रतिदर्श विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सैंपलिंग मेथड कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत समग्र की कुछ इकाइयों का ही केवल चुनाव कर लिया जाता है, सबका नहीं। मान लीजिए हमें पूरे यहाँ पर एक गांव में
लोगों की आमदनी पता करना है, औसत आमदनी कितनी है लोगों की, तो हम सभी व्यक्तियों से नहीं पूछे, बल्कि इस गांव के कुछ लोगों से हमने, मान लीजिए ये कुछ 4 5 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, इनसे हमने जानकारियां ले लिया और उसी के आधार पर पूरे गांव का अनुमान लगा रहे हैं कि पूरे गांव की आमदनी क्या होगी या फिर पूरे गांव में रहने वाले परिवारों की आमदनी क्या होगी। समझ पा रहे? लेकिन यहां पर हर एक व्यक्ति तक हम नहीं पहुंचे, बस कुछ व्यक्तियों तक हम पहुंचे और वहां से अपनी जानकारियां हासिल कर ली, उसी के आधार पर पूरा अनुमान लगाए फिर रहे। तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिचयन या फिर प्रतिदर्श विधि। और प्रतिचयन इकाइयों से संबंधित शोध के लिए आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं, है ना। पूरे के पूरी जानकारी आपको आसानी से मिल गया, लेकिन इसमें गलती क्या होगी, गलती ये होगी कि कई बार ये सटीक नहीं हो पाता है, सही नहीं हो पाता है। जैसे कुछ लोगों की आमदनी, मान लो इस गांव में रहने वाले कुछ लोगों की आमदनी है 2000 रुपए, कुछ लोगों की आमदनी है मात्र 200 रुपए। अब बताइए कितनी ज्यादा भिन्नता है ना। तो यहां पर ये गड़बड़ी होने की चांसेस रहती है सैंपल में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कह रहे हैं कि मदों के एक छोटे समूह को समग्र के रूप में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। समग्र में से किसी छोटे से समूह या फिर छोटे से हिस्से को चुना जाता है, तो यहां पर यही जो है ये छोटा वाला पूरे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम लोगों ने सेंसस को जान लिया है, प्रतिचयन को जान लिया है, तो दोनों के बीच में अंतर को जान लेते हैं। ये जो जनसंख्या है या फिर जनसंख्या विधि है, सैंपलिंग मेथड है, और ये जो प्रतिचयन विधि है, दोनों को जरा समझिए क्या कह रहे हैं। जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य से आंकड़े एकत्रित करना शामिल होता है, यह है जनसंख्या विधि। ठीक है, हर एक मद यहां शामिल है। लेकिन इसमें प्रतिचयन में क्या है, एक सबसेट या जनसंख्या के जो है चयन से संबंधित होता है। तो एक चयनित समूह से ही केवल आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, चयनित समूह से, पूरे के पूरे क्षेत्र से नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में से एक छोटे हिस्से से हमने आंकड़े को संग्रह कर लिया है। तो ये जो है सबसेट कहलाएगा, या फिर आप इसको जो है वो प्रतिचयन या प्रतिदर्श कह सकते हैं। आगे देखो, कह रहे कि जनसंख्या का पूर्ण और सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं, सभी मद शामिल हैं, कोई भी छूटा नहीं है, तो बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देता है। आगे देखिए, चयनित नमूने के आधार पर जनसंख्या का अनुमान या फिर सामान्य विचार प्रदान करना होता है। तो यहां पर ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो। क्यों? क्योंकि चयनित नमूने, चुने गए नमूने से ही हम लोग पूरे की पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गड़बड़ी होने की पूर्ण चांसेस रहती है, लेकिन यहाँ पूरी सही जानकारी आपको मिल जाती है। कह रहे क्या, जनगणना विधि जो है ना, जनगणना विधि प्रतिचयन की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य से आंकड़ा एकत्र करना शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना होता है, तभी तो आप जनगणना विधि का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें सभी व्यक्तियों तक पहुंचना होता ही नहीं है, बस कुछ लोगों तक पहुंचिए, वहां से जानकारी हासिल करिए और पूरे के बारे में अनुमान लगा लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि आमतौर पर जनगणना की तुलना में प्रतिचयन विधि जो है वो कम खर्चीला होता है। खर्चे तो कम लगते हैं, बात सही है, लेकिन क्योंकि इसमें केवल जनसंख्या का एक विशेष समूह तक ही जो है बात पहुंचती है, वहीं से हमें जानकारी हासिल हो जाती है, तो खर्चे तो कम लगते हैं, लेकिन सटीक जानकारी ये हो सकता है कि ना दे पाए कभी कभी। कह रहे हैं कि ये विधि जो है संगणना विधि या जनगणना विधि, यह विधि छोटी आबादी के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। छोटी आबादी तक आसानी से पहुंचा भी जा सकता है, तो हम लोग जो है जनगणना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी समूह, बड़ी जो है क्षेत्र की बात आ जाए कि बड़े क्षेत्र का हमें अध्ययन करना, अब क्या करोगे? तो ऐसे में हर एक व्यक्ति तक आप नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर आप बड़ी आबादी के लिए जो है इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिचयन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए, तो यहां से प्रतिचयन और हमें जो है जनगणना विधि समझ आ गया है। जनगणना विधि के क्या क्या लाभ हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या जो यहां पर है पूरे व्यापक तौर पर, बड़े तौर पर आप देख रहे हैं, तो क्या करना होगा आपको, इसके लाभ क्या है? तो जनसंख्या का व्यापक तस्वीर आपको देता है। मतलब यहां पर जनगणना डेटा या फिर कह लीजिए कि जनसंख्या की सांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के बीच में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक नीति और नियोजन निर्णयों को सूचित करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि पूरे समूह के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी दे रहा है। हमने कहा ना यहां पर, जैसे यहां पर क्या मैंने कहा कि ये जो जनगणना विधि है, जनसंख्या विधि है,
ये पूर्ण और सटीक प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें हर एक सदस्य शामिल है। इसलिए हमने आपसे क्या कहा कि ये सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देता है। और यदि आपको समस्याओं के बारे में अच्छी जानकारी हो गई, समस्याओं को आपने ठीक से पहचान कर लिया, तो समाधान भी बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये भी क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। जनसंख्या का लाभ क्या होगा? कह रहे हैं आवश्यकताओं के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, यानी कि आवश्यकताओं के क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है। जैसे देखोगे तो कह रहे हैं कि जनगणना आंकड़े का उपयोग उच्च गरीबी, निम्न शैक्षिक, यहां पर प्राप्ति जिसको आमदनी आप कह सकते हैं, यदि कि आवश्यकता के अन्य संकेतों के क्षेत्र की पहचान करने में आपको मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्र की समस्या क्या है, मान लो ये एक क्षेत्र विशेष है, यहां पर संगणना विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस विधि में जाकर के हम सभी व्यक्तियों से आंकड़ा हासिल कर लेंगे, उनकी समस्याओं की पहचान कर लेंगे, उनके हिसाब से कार्यक्रम या नीतियां, नियोजन जो भी करना हो हम कर सकते हैं। तो ये चीजें सटीक हो जाती है, यानी कि क्षेत्र को पहचानने में आपको मदद करता है। आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं कि व्यवसायों को सूचित निर्णय, सूचित नहीं होगा भाई व्यवसायों को उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अगर आपको अपने व्यवसाय का ये अनुमान लगाना है कि हम जो सामान लेकर के बाजार में जाएंगे वो पूरी तरह से बिकने वाला है या नहीं, तो पहले ही जाइए बाजार में सर्वेक्षण कर लीजिए कि इस तरह का वस्तु अगर बाजार में आएगा तो क्या आप कितनी मात्रा में खरीदना चाहोगे, लोगों से जानकारियां पता कर लो। तो यहां पर देखो, व्यवसाय संभावित बाजारों की पहचान करने के लिए जनगणना आंकड़े जो है उपयोग किए जा सकते हैं, जहां पता लगाना है और भविष्य के विकास की भी बारे में योजना बनाने के निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। हमें कुछ उत्पादन करना है, उत्पादन करके बेचना है और हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। अगर ये चीजें हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। जिस तरह का हम प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं मार्केट के लिए, लोगों से हम पता करेंगे कि क्या आपको ये वस्तुएं पसंद आई, अगर आपको पसंद आया तो क्या रेटिंग देना चाहोगे, 5 में से 5, 5 में से 4, 5 में से 3 या फिर 5 में से 1 या 2, ऐसा भी हासिल हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो रेटिंग मिलेगी। अगर ज्यादा लोगों का जो है रिजल्ट बेस्ट आ रहा है, ज्यादा लोगों की जो बातें ये है कि हाँ 80 to 90% लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया प्रोडक्ट तो लेकर के आइए, बिल्कुल बात सही है, सभी लोग राजी हैं, सब लोग तैयार हैं खरीदने के लिए, तो हम लेकर के आ जाएंगे, प्रोडक्ट बिकेगा भी। स्वाभाविक सी बात है, अंदाजा या संभावित अनुमान लग रहा है। तो यहां पर आपको यह पता चल गया कि व्यवसाय को उचित निर्णय लेने में मदद करता है, जनगणना विधि का यह लाभ है। आगे देखिएगा, शैक्षणिक अनुसंधान के लिए आंकड़े प्रदान करता है। जैसे कि बड़े पैमाने पर क्या होता है कि जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो लोग आंकड़ों का प्रयोग करते हैं और उन्हें सटीक आंकड़ा चाहिए होता है ताकि उनका जो थीसिस हो वो बिल्कुल सटीक निकले। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि संगणना विधि या जनसंख्या विधि से जो भी चीजें निकल करके आई है वो बिल्कुल सटीक हो, तभी जाकर के इसका प्रयोग यहाँ पर लोग कर पाएंगे शैक्षणिक अनुसंधान के लिए। तो कह रहे हैं जनगणना के रुझान, आर्थिक विकास और अन्य मुद्दों का अध्ययन करने के लिए जनगणना का आंकड़ा उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए किया जाता है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला देखिएगा, निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करता है। निष्पक्ष क्यों? क्योंकि हमने हर एक व्यक्ति को यहां पर शामिल किया है ना। हमने ये नहीं कि किसी विशेष क्षेत्र में गए वहां से पूछे, नहीं। कई बार ऐसा संभव होता है ना कि एक गांव जो विशेष है वो किसी एक पार्टी विशेष को समूह यानी कि समर्थन देता है, तो ऐसे में हो सकता है कि अपनी पार्टी के खिलाफ वो कभी भी बात ना निकाले। ठीक है, तो ऐसे में समूह या फिर जनगणना विधि का हम लोग प्रयोग कर लें तो इसमें क्या है कि पूरे देश के लोग शामिल हैं इसमें, और इसमें सर्वेक्षण में अगर भाग ले रहे हैं तो पक्ष निष्पक्ष सब कुछ यहां पर बात क्लियर है। तो इसलिए निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करता है, क्योंकि जनगणना के आंकड़े का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी समुदाय के लोग जो है वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं या नहीं, या सरकार जो योजनाएं ला रही है उसके लिए बिल्कुल तैयार है या नहीं, या उनके बारे में जानकारी है या नहीं। ये निष्पक्षता के साथ जांच करने के लिए आप जनगणना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखना होगा आपको कि सभी आवाजें सुनी जाएंगी, इसी विश्वास के साथ ये काम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो है ना ध्यान रखा गया है, हर एक व्यक्ति को यहाँ शामिल किया जाता है। तो यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि हर एक समुदाय के लोग यहाँ पर आकर के अपने जो जानकारियां हैं वो साझा करें, उससे आंकड़ा निकल करके आएगा और वो बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा, निष्पक्ष होगा। इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? अगर चूंकि आपने पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर लिया है ना, तो नुकसान क्या क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि लागत ज्यादा आ जाएगा, बिल्कुल बात सही है। अगर आप देखें तो पूरे क्षेत्र तक आपको पहुंचना है
और पूरे बड़े पैमाने पर। इसीलिए भारत में जो है ना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में भारत की जनगणना की जाती है, क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ष किया जाए तो एक तो खर्च ज्यादा है ना, और हमारे जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो प्रत्येक साल ऐसे कामों में उलझे हुए रह जाएंगे, ठीक है, तो बाकी काम जो होते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जनगणना करना तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें अनुमान पता चल जाता है कि देश की स्थिति क्या है, नहीं है, उसके हिसाब से बाकी योजनाएं तैयार होती है। लेकिन अगर हम देखें कि लागत ज्यादा आ जा रहा है, तो इसी पैमाने को ध्यान में रखते हुए हम इसे तुरंत यानी कि एक तुरंत अपनाने की प्रवृत्ति ना रख करके इसे समय अंतराल रख करके अपनाते हैं, जिसे भारत के अंदर जनसंख्या गणना 10-10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो यहां पर यह बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा कि जनगणना आयोजित करना एक महंगा प्रयास हो सकता है, जिसके लिए कर्मियों को या फिर तकनीकी सहयोगकर्ताओं को बुनियादी ढांचे में ये सब में ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, निवेश करने होते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या नुकसान हो सकता है इससे। कह रहे हैं कि सीमित सटीकता, क्योंकि आप हर एक क्षेत्र विशेष तक पहुंचना चाहते हो तो सभी क्षेत्रों में उनकी भाषा, बोलचाल, ये सब कुछ अलग अलग होता है। तो भाषा बाधाओं, सरकार के प्रति अविश्वास या फिर गतिशीलता जैसे जो है कुछ कारक के चलते यहाँ पर कुछ व्यक्ति जनगणना से छूट सकते हैं या फिर उसमें भाग नहीं भी ले सकते हैं। तो ऐसे में सटीक जानकारी का अभाव हो सकता है कि सही जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा संभव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि कुछ आबादी को कम आंकता है, मतलब कुछ आबादी को कम आंकता है, इसका मतलब क्या है कि कुछ जनगणना समूहों को ऐतिहासिक रूप से गिनना कठिन होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग बेघर हो गए हैं, होता है ना, कुछ प्रवासी लोग हैं, है ना, जो कि दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, ऐसा हो सकता है, और बिना कानूनी स्थिति वाले लोग भी रह रहे हैं। तो ऐसे लोग इस तरह के जो है ना सर्वेक्षण में भाग नहीं लेते या फिर वो छूट जाते हैं किन्हीं ना किन्हीं वजहों से। तो जो परिणाम निकलता है, नतीजा जो निकलता है वो ये होता है कि इन आबादी को हम लोग जो है वो जनगणना में कम गिनते हैं, और कहीं ना कहीं ये गलतियां हमसे हो जाती हैं कि लोग छूट जाते हैं, जो लोग खास करके बेघर हैं, प्रवासी हैं या बिना कानूनी स्थिति के अपने देश के भीतर या किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, जिससे कि आंकड़े में गलतियां हो सकती है कि वो डेटा गलत निकल जाए। तो ये सब आपने सावधान लिया है। अगला देख लीजिए, करें कि लचीलेपन की कमी, यानी कि जनगणना आंकड़ा निर्धारित अंतराल आमतौर पर हर एक 10 वर्षों में की जाती है, तो आपने समझ लिया। अब यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि अगले 10 वर्षों में क्योंकि भारत की स्थिति प्रत्येक घंटे प्रत्येक सेकंड में अलग अलग तरीके से बदलती जा रही है, और 10 वर्षों में आंकड़े जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि कह रहे हैं जनगणना आंकड़ा निर्धारित अंतराल पर एकत्र किया जाता है और बदलती परिस्थितियों के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं हो सकता है, ऐसा संभव है, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्षों की आबादी भारत में देखेंगे तो लगातार किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा, एक पिक लेवल तक पहुंचने के बाद वैसी ही जनसंख्या आ जाएगी, फिर से धीरे धीरे घटने की प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि महामारी जैसी चीजें जो है धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू होता है, लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने शुरू होते हैं और अन्य तरह की जो समस्याएं हैं वो जन्म ले लेता है, जैसे कि लूट मार काट, अपराध वगैरह भी बढ़ जाते हैं। चलिए यहां पर देखिए, कह रहे हैं कि सीमित तुलनात्मकता, ज्यादा जो है यहां पर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता। क्यों भाई, क्या नुकसान हो गया? कह रहे हैं कि परिभाषाओं, वर्गीकरणों और अन्य कारकों में अंतर के कारण विभिन्न देशों या विभिन्न क्षेत्रों के जनगणना आंकड़े की सीधे तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कुछ राज्य भारत में ऐसे मिल जाएंगे जहां की बोली, भाषा सब कुछ अलग है, उनके आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है, तो यहां पर बिल्कुल भी एक दूसरे से तुलना नहीं किया जा सकता। एक सीमित तुलनात्मक होता जरूर है, पूर्ण तुलनात्मक नहीं हो पाता। किन्हीं राज्य की साक्षरता स्तर देखेंगे बहुत बेहतर है, तो किन्हीं की बहुत बदतर भी है, लेकिन जनसंख्या के मामले में देखेंगे कहीं तो बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये सब तुलना पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, सीमित तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो ये सब सारी जानकारियां आपने समझ लिया है। एक बार यहां पर देखते हैं ऐसे प्रश्न। कह रहे हैं कि जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम जनगणना विधि कहते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, सभी मदों को शामिल किया जा रहा है। सभी मदों को जहां शामिल किया जाता है तो वहां पर हम लोग उस सर्वेक्षण को कहेंगे संगणना विधि या सेंसस मेथड या जनगणना विधि। आगे देखो, कह रहे कि जो त्रुटियां जनगणना विधि या प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती है वो क्या है भाई,
तो वो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर प्रतिचयन त्रुटियां हो सकती है। हो सकता है कि जो आपने सैंपल लिया है पूरे समूह में से छोटे समूह का अध्ययन किया, तो जो सैंपल लिया उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो प्रतिचयन त्रुटियां आ सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल जो योजना बनाया था उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसको हम लोग अप्रतिचयन त्रुटियां कहते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। यानी कि सैंपलिंग में एरर नहीं था, योजनाओं में ही गड़बड़ी थी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें हो सकती है, यानी कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यानी कि जो त्रुटियां जनगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रतिचयन विधियां त्रुटियां कह सकते हैं या अप्रतिचयन त्रुटियां कह सकते हैं। सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई क्लियर। तो इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की, है ना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है ना NSSO, शॉर्ट में क्या कहेंगे, NSSO, ये जो है भारत का, ये भारत सरकार का जो सांख्यिकीय मंत्रालय ना, स्टैटिकल मिनिस्ट्री कह लीजिए, तो वहां पर उसी के अंदर ये जो है एक ऐसा वर्क करता है। भारत के अंदर में आंकड़े जितने भी होते हैं सब इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे कि देखो, इसकी बात करें अगर कि स्थापना कभी हुई, यही ना पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना जो है वो वर्ष दिया ना केवल, तो 1950 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। NSSO जो है यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये भारत का सांख्यिकीय मंत्रालय के अंतर्गत एक ऐसा ढांचा है जहां से जो है इसकी स्थापना कब हुई है, 1950 में हुई है, और सारी जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं वो इसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सब सारा चीज आपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है। बहुत शानदार सेशन आपके लिए रहा है। बिल्कुल बेसिक जानकारियां जो भी थी सब चैप्टर के अंदर में कवर किए गए हैं। छोटे छोटे टर्म्स भी बताए गए, प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा, इन सब पर चर्चा किया गया है। फिर से मिलते हैं इसी तरह के अपडेट्स के साथ। तब तक अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो चैप्टर के अंदर, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, उस पर फिर से हम लोग अगली वीडियो में बात कर सकते हैं। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।